दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन। इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है बजट का, क्योंकि आज शाम 5 बजे बजट पेश किया जाएगा। इसको आदाद व शुमार का गोरख धंधा भी कहा जाता है और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी जो आदाद व शुमार हैं वो ख़ुद से जो है वो अखज़ किए जाते हैं और इस पर इल्ज़ाम अब अपोजिशन भरपूर तरीके से लगा रही है, क्योंकि कल जो इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस पर भी अब उंगलियां उठ रही हैं और उसके लिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोथ रेट इसमें दिखाया गया है ये तो फॉर्म 47 की तरह है। और आज अब अपोजिशन यानी जो पीटीआई है वो भरपूर तैयारी कर रही है कि आज का बजट जब पेश किया जाए तो वो हंगामा आराई करे, शोर शराबा करे, जैसे माजी में हमेशा आपने देखा है कि अपोजिशन ने किया है। तो अब देखते ये हैं कि जब बजट तकरीर कर रहे होंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, तो किस तरह से वो हेडफोन लगा के और एक भरपूर अंदाज में तकरीर कर रहे होंगे। इर्द गिर्द उनके लोग जमा होंगे उनकी पार्टी के, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो शायद एहतजाज कर रही होगी। ये इस वक्त तैयारी की जा रही है। बहरहाल जितना भी आदादो शुमार का गोरख धंधा हो, जो भी फिगर सामने आ जाएं, ये बता दिया जाए कि ये 17,000 अरब रुपए का बजट है, इसमें इतने फ़ीसद जो है वो टैक्स लग रहा है या कम हो रहा है, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में रहा, हमारी जो ज़राअत है वो किस तरह से नीचे गई है, जो ग्रोथ रेट है वो हदफ अपना पूरा नहीं कर सका, ये सब कुछ एक तरफ। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक लेमैन है, उसको इंतज़ार होता है कि उसके लिए इस बजट में क्या है। हमेशा हर साल वो इंतज़ार करता है और उसकी जो निगाहें हैं, नज़रें हैं, वो इस बजट की तरफ होती है कि शायद उसके लिए थोड़ा बहुत कोई रिलीफ मिल जाए इस बजट में। हमेशा ऐसा होता है, लेकिन देखा ये गया है कि उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। बहरहाल एक आम आदमी ये सोचता है कि जी क्या उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा, क्या जो वो इनकम टैक्स दे रहा है उसमें कुछ कमी होगी, अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, उसकी पेंशन जो है उसमें इजाफा होगा। ख़वातीन का मेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है मेकअप खरीदना होता है। एक आम शख्स जो कि अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने जाता है वो ये समझता है कि शायद इस बजट के बाद थोड़ा सा कुछ सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, और उसके लिए जो आमदन है उसको बचाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई घर बना रहा है अपना, तो क्या जो मटेरियल है वो सस्ता हो रहा है, सरिया है, सीमेंट है, क्या उसकी कीमत कम होने जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बैंक से रकम निकलवाने जाता है और वो नॉन फाइलर है, तो क्या उसको कहीं ज़्यादा जो है वो पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे अपनी रकम निकलवाते हुए। ये वो तमाम सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में आते हैं, और इन्हीं तमाम सवालात के जवाब आज हमें मिल जाएंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जो है वो सवालात करेंगे, उनके सामने रखेंगे। और हमारे पैनलिस्ट का तारुफ मैं करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं शमसुल इस्लाम साहब, साबिक नायब सदर कराची चैम्बर, आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमायद अशफाक तोला साहब जो कि माहिर टैक्स उमूर हैं। आप दोनों को वार्म वेलकम सर। शमसुल इस्लाम साहब, सर कल हमने देखा कि जब इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया, हम आगे की तरफ भी आएंगे, ज़ाहिर है आज जो बजट पेश होने जा रहा है उस पर भी आते हैं, लेकिन उस पर अब उंगलियां उठ रही हैं, शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी वक्त जो सवालात उनसे किए गए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से, बज़ाहिर उसका जवाब देने से वो कासिर थे, यानी ग्रोथ रेट के ऊपर सवाल हो रहा था। आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो आदाद शुमार हैं ये फज किए जाते हैं और जो डेटा है वो दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि डेटा सही होगा, दुरुस्त होगा तो उसी की बुनियाद पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल जी, देखें शकूक व शुबात वहाँ पैदा होते हैं कि जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को तो डिक्लाइन में दिखाते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है नेगेटिव हो जाती है, लेकिन साथ ही आप कहते हैं जो छोटे कारोबार करने वाले, जो छोटी इंडस्ट्री थी उसमें ग्रोथ आई है। तो आपको ये तो पता है कि बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, बड़े स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एक्सेस टू फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपकी छोटी कंपनीज तो ऐसी भी होती हैं जिनके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है और बैंकों से भी बहुत कम लेते हैं। तो ये एक डाउट क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात, आपका जीडीपी के अंदर जो आपका मेन जो कंट्रीब्यूटर है तीन, उसमें एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में जब आप ग्रोथ दिखाते हैं 0.56% की, बल्कि मैं पहले तो ये कह दूं कि कल हुकूमत ने जो अपना इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे जो पेपर शाया किया है, वो एक तरह से हुकूमत ने खुद अपना वाइट पेपर जारी कर दिया है और अपनी नाकामियों का एतराफ़ इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कर दिया है। कि आप देखें, एक तरफ एग्रीकल्चर की जो 5 बड़ी मेन क्रॉप्स हैं, उन 5 क्रॉप में
डिक्लाइन आया है, चाहे राइस ले लें आप, उसमें आपके कॉटन 30% डिक्लाइन, और बड़ी क्रॉप्स का हुकूमत खुद कह रही है कि 13.5% कमी आई है। तो एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान की बैकबोन कहा जाता है, वो बैकबोन टूट चुकी है, जगह जगह से उसके फ्रैक्चर हो चुके हैं, क्योंकि आपने जो पॉलिसीज अपनाई हैं एग्रीकल्चर के लिए वो ऐसी बनाई कि एग्रीकल्चर लैंड जो है अब वो सोसाइटीज़ में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर और कॉलोनियों में तकसीम होती जा रही है। तो पहली खराबी तो हुकूमत ने खुद, जितनी हुकूमतें आई उन्होंने ये करी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कभी भी रेजिडेंशियल्स के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं दी जाती, तो उस पर बैन होता है। लेकिन ये न जाने कैसे वहाँ सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाहौर में आप बैठे हैं, लाहौर का इलाका मैं आपको एयरपोर्ट के करीब का बताता हूँ। पहले यहाँ पर गंदम चावल इतना होता था कि जो लाहौर की ज़रूरत को पूरा कर सकता था। अब अगर आप जाएं तो वहाँ आपको प्लाजे, फ्लैट्स, कॉलोनियाँ नज़र आएंगी, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से आप रायवन रोड पे जाएं, मांगा की साइड पे जाएं, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं। कहने का मकसद कि जो ज़रई ज़मीन, ज़रखेज़ ज़मीन थी, वहाँ पर अब कॉलोनियाँ आबाद हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि ज़मीन की कीमत, जब एक किसान है उसके पास जो 12 से 15 एकड़, जो छोटा किसान होता है, उसकी ज़मीन जो है वरासत तकसीम होने के बाद से 1 से 2 एकड़ पे पहुंच गई है। अब ये कहना कि हमारा छोटा काश्तकार 12-15 एकड़ वाला है, वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके पास आमदनी के ज़राए महदूद हो गए, और वो आमदनी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए अपनी ज़मीन या तो ठेके पे दे रहा है या बेच के जा रहा है। तो ये नाकामी हुई जो आपको एग्रीकल्चर की शक्ल में नज़र आई कि एक साल अगर आप पहले देखें 2023-24 में, तो 6.25% की एग्रीकल्चर ग्रोथ, और एकदम से एक साल के अंदर आपका 0.56% की ग्रोथ, वो भी उस इसमें शक्ल एक में और कि जब एतराज भी मेजर किया जा क्रॉप रहा तो है आपकी शमसुल सारी इस्लाम साहब, डिक्लाइन। इसमें एक और एतराज भी किया जा रहा है। लेट मी जी लेट मी फिनिश। तो आपने खुद ही कहा कि बड़ी मेजर क्रॉप्स का 13.5% डिक्लाइन, और छोटी क्रॉप्स में आपने बेहतरी की बताई, लेकिन साथ ही आपने देखे गधों की मैं उसी तरफ आ रहा था सर, मैं यही कह रहा था कि गया। क्या गधों की तादाद, बैलों की, ऊंटों की और बकरों की, गाय की तादाद जो है उसको, जाहिर है वो तो पता नहीं, आप ही बताइएगा कि तरीका होता क्या है, किस तरह से गिना जाता है कि इतने जो है गधों का इजाफा हो गया या इतने जो गाय बकरे हैं उनमें इजाफा हो गया, इसका क्या प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये तो सीधा सीधा आप जो भी नंबर्स देंगे हमें और आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, और उसको लाइव स्टॉक को वो शामिल कर लेते हैं ज़ारे, यानी कि जो हमारी ज़रूरी ग्रोथ है, तो वो तो नंबर्स फिर ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। हसन देखो जी, बात यह है कि मर्दमशुमारी कब आपकी हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? मेरी और आपकी मर्दमशुमारी, अगर उसके ऊपर शुबहात उठते हैं, उसके ऊपर एतराज़ात आते हैं और उसमें भी गलतियां होती हैं, तो क्या जानवरों की काउंटिंग सही हुई होगी? क्या हुई भी है कि नहीं? जब अदारा शुमारियात आपका एक मिनिस्ट्री का मातहत हो जाए, तो फिर आपको पता है कि मिनिस्ट्री जो है वो सियासी तौर पे चलाई जाती है, कहाँ पर आपने क्या करना है वो किया जाता है। गधों की तादाद 1,09,000, 1,10,000 क्यों नहीं कहे, 1,08,000 क्यों नहीं कहे, ये एग्जैक्ट 1,09,000 क्यों कहे? खुद इटसेल्फ के कंट्राडिक्शन है कि आप एक तरफ तो आपको खबरें आती हैं कि गधे की बिरयानी खिला दी गई, गधे का गोश्त होटलों में बिक रहा है और खालें उसकी बाहर जा रही हैं। तो ये तो गधों की आबादी बढ़ने की बजाय कम हुई, लेकिन कोशिश की गई है कि हम सबको गधा बना दिया जाए। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा ज़रूरी टैक्स की तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले जो है वो हम अमायद अशफाक साहब जो हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। अमायद साहब, सर बात बड़ी सिंपल सी है, और वो ये कि पाकिस्तान में हम अक्सर कहते हैं कि जी लोग जो हैं वो चैरिटी जब करनी होती है तो आगे होते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो पीछे होते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो टैक्स छुपाते हैं या चोरी करते हैं। दुनिया के ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पर टैक्स इवेजन बड़ा सख्त जुर्म तस्वुर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको अपना हक समझा जाता है कि नहीं जी अगर मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ तो ये मेरा हक है। क्यों? इसलिए कि जी जवाब में हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही है। ये जो एक यानी कि एक जवाज़ है, आपके ख्याल में ये जायज़ है ये कहना? फिर आगे भी आपसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। बोला यह जाता है कि जी पाकिस्तान कैश इकोनॉमी है, इस वजह से टैक्स एवेजन बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, वजन है, इस आर्गुमेंट में भी वजन है, मगर हमें ये देखना पड़ेगा क्या दुनिया में और इकोनॉमीज कैश इकोनॉमी नहीं है? क्या वहां पे भी इसी लेवल की टैक्स एवेजन होती है जितनी पाकिस्तान में होती है? क्या उन इकोनॉमीज की भी पैरेलल इकोनॉमी का साइज जो है, जो एस्टिमेट्स आते हैं कि 100% ऑफ इट्स जीडीपी है? बात ये है कि इट्स अ टू वे स्ट्रीट।
ठीक है, टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता, किसी भी मुल्क में खुशी से नहीं देता, मगर बात यह है कि उनको इन रिटर्न मिल क्या रहा है। सरकार के एंड से एक बहुत मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट है। जिस तरीके से, जब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब एक जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है रात में वीकेंड्स पे लोग चाय पे बैठते हैं, दोस्त यार होते हैं, कोई फाइलर होता है, कोई नॉन फाइलर होता है, कोई बेचारा सोच रहा होता है मैं फाइलर बन जाऊं, कोई फाइलर तंग आया हुआ होता है कि यार मैं नॉन फाइलर ही होता तो बेहतर होता। तो जब वो डिस्कशन होती है ना वहां पे, देखिए समटाइम्स ऑप्टिक्स मैटर्स मोर देन रियलिटी डज। ठीक है, ये एक ऑप्टिक क्रिएट हो गया है अबाउट द टैक्स अथॉरिटी कि अगर आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो आपको हरेस किया जाएगा, नोटिस पे नोटिस दिए जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, बंदा एक अपना एनटीएन बनाता है, उसको पिछले 10 साल के ऑटोमेटेड नोटिस आ जाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं ना, वो डरो खौफ आप खुद ही पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग फिर जो है कंप्लाइंट होंगे, फुली कंप्लाइंट होंगे। इसके अलावा इसमें ये सिर्फ रवैया डर तो और चले। खौफ का एलिमेंट है या कुछ और भी है? जरा हम मोहम्मद अवैस साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करते हैं। अवैस साहब, माजरत के साथ, जो भी कोई टैक्स उमूर का माहिर होता है, किसी आप वकील के पास जाते हैं, जी फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो अपने रिटर्न फाइल करने हैं, तो वहीं से मशवरा मिलता है कि एक काम करें जी, अगर आपने फर्स्ट टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कोई 40-50 तोला जो है वो सोना शो कर दें फर्स्ट टाइम। क्यों? इसलिए कि कल को बाद में आपके पास कहीं से कोई पैसा आएगा तो आप बता दीजिएगा जी मैंने तो सोना बेचा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यानी जो राहें हैं वो खुद ही बताई जाती हैं। तो अगर खुद ही जो है वो चोर रास्ते हम ढूंढेंगे या दिखाएंगे, डोंट यू थिंक कि ये हम अपने साथ और पूरे जो यानी कि जो मईशत है, जो कौम है, उसके साथ गलत कर रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात कि एक कहना कि जो टैक्स कंसल्टेंट होता है वो कोई एडवाइस इस तरह की कर रहा होता है जो टैक्स एविजन की तरफ लेके जा रही है, तो फ्रेंकली ये एक परसेप्शन तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं इसको रियलिटी नहीं कहूँगा। अच्छा, आप इसको ज़रा और तरह सोचें। हमारी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी अनडॉक्यूमेंटेड है। इस बात को गौर कीजिएगा कि आप जब भी कोई चीज़ पहली दफ़ा फाइल कर रहे होते हैं, पहली दफ़ा फाइलर बनने जा रहे हैं, तो आपने अपने तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज़ का हिसाब करके एक वेल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। उसी के अंदर ये 50 तोले सोना आ जाता है या कोई और एसेट आ रहा होता है। अच्छा, लॉ हमारे कुछ चीज़ों की बड़ी कम्प्लेक्सिटीज़ कर रहे होते हैं। मसलन इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता होगा कि आज के दौर में बहुत सारे फैमिलीज़ में, मैं मेजॉरिटी में कहूँगा, आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने भाई से पैसे पकड़ते हैं, अपनी वालदा से पैसे पकड़ते हैं, अपने इमीडिएट वालों से पैसे पकड़ते हैं। है कि आपके पास मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो कल्चर नहीं है हमारे यहाँ कि जी आप मॉर्गेज लेके अपना घर बनाएं। जितना पैसा आपने उसमें रेंट में देना है, तो लोगों को हमें ये कहना चाहिए कि अगर फैसिलिटी हो तो वो ही पैसा वो मॉर्गेज में देके अपना घर हासिल कर लें। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसी वजह से जब आपने एक इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिहाज से वेल स्टेटमेंट बनानी है, तो आप बताएं कि क्या आपने उस कानून के अंदर रहते हुए उस आदमी को फ्यूचर के प्रॉब्लम से बचाना है कि कल को इस तरह की कोई चीज़ आ रही होगी तो उससे उसकी सेविंग हो सके, या उसको उस निज़ाम के अंदर ला के इतना क्रश कर देना है बाद में कि वो बाद में तो भुगतता रहे कि हाँ मैं टैक्स फाइलर क्यों बना था या क्या चीज़ हुई थी। क्योंकि बेसिकली या तो आप शुरू में, आप पहले स्टेज के ऊपर जिस दिन आप उसको फाइलर बना रहे हैं उस दिन आप उसको कोई ऑप्शन दे दें कि आप ओके व्हाटएवर द थिंग्स आपके पास हैं सारी चीज़ों को ले आएँ, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हैं, अनडॉक्यूमेंटेड है, बाज़ औक़ात आपकी बचपन की सेविंग्स चल रही होती हैं, वो सारी आपके पास पड़ी होती है, इनहेरिटेंस आ रही होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ आती है। और इन रियलिटी भी आप ये बताएं कि जब किसी भी आदमी की शादी होती है तो उसकी बेगम को भी गोल्ड मिल रहा होता है, उनके घर में गोल्ड होता भी है, उसकी वालदा का एक गोल्ड होता है जो उसके पास आ रहा होता है, तो इसको कोई नेगेटिव मीनिंग में परसीव करना ये गलत बात है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो बिल्कुल नहीं है और इलीगल करके कोई चीज़ हो रही है। तो ये एक मेरा ये अपना ये ख्याल है कि ये एक लीगली जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं की एक वैल्यू करके उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है। नए फाइलर के लिए जो देखें गवर्नमेंट को एनकरेज करना होता है,
और गवर्नमेंट को एक चीज समझनी सर होती है गवर्नमेंट कि क्या हम करे? अब सवाल ये है कि ताजिर दोस्त स्कीम लेकर आए, वो भी नाकाम हो गई। आपने कोशिशें की लोगों को ये बावर कराने की, बल्कि जाहिर सी बात है ये भी कहा जाता है कि जी आपने जो जजा है वो तो बतानी सजा का भी बताना है, और वो बताती है कि भाई आप ये करेंगे, आप नॉन फाइलर होंगे, आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, आप घर खरीदने जाएंगे, आपको नुकसान होगा, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि कई जगह पर तो आपको वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे कि भाई नहीं आप तो नॉन फाइलर हैं, हम आपको कर ही नहीं सकते, फिर जाहिर है उसके जो भी रीजन है। और क्या करे हुकूमत लोगों को बावर कराने के लिए कि भाई आपने फाइलर बनना है, जो मर्जी हो जाए आपने फाइलर बनना है। सलमान साहब, बुनियादी वजह आप मुझे एक चीज बताइएगा, आपको इस टैक्स के निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट है? आप जो फाइल कर देंगे, मैं आपको ये कहता हूं कि आप बिल्कुल करेक्ट वे में अपनी हर चीज फाइल कर दें। क्या आपकी असेसमेंट अगर आपका केस ऑडिट में खुल गया, खुदा ना खास्ता आपकी कोई अमेंडमेंट हो गई तो कोई चीज वो नहीं हो रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट देना है कि हाँ, अगर आपकी चीजें सही हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये सब कुछ होगा। ये सबसे बुनियादी एक वजह है जिसकी वजह से लोग टैक्स के निजाम में नहीं आना जो बात है, हम तो छोटी मछलियां हैं, हम बात करते हैं बड़ी मछलियों की, जो कि टैक्स बिल्कुल भी या तो नहीं देते। बहुत से ऐसे आपको पता है रिटेल स्टोर्स हैं जहां पर जाओ, वहां पर आप कार्ड से पेमेंट करो, कहते नहीं जी हमारे जो ओनर है उन्होंने मना किया है कि जी ये गैर इस्लामी है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम तो कैश पे लेते हैं। सीधी तरह बताओ कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो यार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मौजू के ऊपर मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। 2025-26 का मिज़ानिया आज शाम पेश किया जाएगा, और जब बजट आता है तो देखा ये गया है कि लोगों का जो बजट है वो आउट हो जाता है, तनख्वाहें आमदन बढ़ती नहीं है, जिसकी वजह से जो एक घर का या किचन का बजट है वो हिल के रह जाता है। और सबकी निगाहें इसीलिए इस बजट पर होती हैं कि शायद कोई खाने पीने की अशिया, कोई आटे दाल जो है वो सस्ते हो जाएं, तो हमें 2-4 पैसे जो बच रहे हैं वो अपने बच्चों पे लगा दें, कहीं और लगा दें। लेट्स सी जी क्या बजट जो है वो आता है। तजावीज़ कुछ सामने आई हैं, वो तजावीज़ क्या हैं उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि एक टॉपिक चल रहा था, मैं चाहूँगा ज़रा शम्सुल इस्लाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हुए इस पर आएँ। शम्स साहब, सर आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि ज़रूरी जो ज़ाहिर हमारी ग्रोथ है उसका एक रीज़न ये भी है कि लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, या चाहे वो खुद से बेच रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे ख़रीदी जा रही है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल बेच रहे हैं, उसके ऊपर सोसाइटीज़ बन रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो भी तो रो ही रहा है, वो भी तो परेशान है। वो कह रहा है कि जी जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी ROI है ही नहीं, और जो पैसा है, लिक्विडिटी है, वो तो फंस जाता है हमारा मार्केट में, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, लोग अपनी अक़साद नहीं दे पा रहे, तो वो फिर क्यों रो रहा है रियल इस्टेट सेक्टर? देखिए जी, रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान में। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों ने अपने आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ट्विटर पे डिबेट्स हुई हैं, मीडिया पे चलता है। रियल इस्टेट सेक्टर को अगर आप माइनस करते हैं तो आपकी इकॉनमी चल ही नहीं सकती। चाइना को देखें, उसकी GDP का रियल इस्टेट सेक्टर का शेयर जो है अराउंड 50% पे पहुंच गया था, और यही उसकी तरक्की का राज था। अगर आप सिंगापुर के देखें, USA को देखें, कनाडा को देखें, आप अपने नज़दीकी 2 घंटे की फ़्लाइट है UAE को देखें, इन सब जगह, सऊदी अरब रियल इस्टेट पे अब जा रहा है। रियल इस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, उसको आपने सही मायनों में चलाना है। अगर आप उसके ऊपर देखें कि 77 से ज़्यादा लाइट इंडस्ट्रीज जो है वो रियल इस्टेट के साथ जुड़ी हुई होती है, सीमेंट से लेके सरिया, और यहाँ तक कि आपकी जो फिनिश करते हैं आप, पेंट है, आपकी वुड्स है, आपकी स्टील है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप क्या करें, आपके यहाँ खराबी क्या है कि आपने मल्टीपल उसकी वैल्यूज़ रखी हुई हैं। अगर आप कमिश्नर वैल्यू अलग रखते हैं, रेवेन्यू बोर्ड की अलग वैल्यू रखते हैं, ये 3-3, 4-4 वैल्यूज ख़त्म करनी पड़ेंगी। आप इसको ऑनलाइन सिस्टम पे लेके जाएं। आपकी जो है कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो कितने की बिकी है वो ऑनलाइन आना चाहिए। दुनिया में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज का सिस्टम इंटायरली एक वैल्यू पे, मार्केट ट्रू वैल्यू के ऊपर लेकर गए। आप उसको जब वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे, एक ही वैल्यू पे रखेंगे, साथ ही उसके ऊपर टैक्सेस को कम करेंगे, तो जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, मैंने दुनिया की देखी है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक रिसेशन जब आते हैं तो उसको
वापस जो रिकवरी में रियल एस्टेट लेकर आती है। तो पहली ये गलत सोच बनाई गई कि उसको कहना कि क्या ये हम इसकी passive income है, एग्जाम्पल प्लॉट दे सकते हैं? क्योंकि खरीदना, आपने दुबई का बेचना। जिक्र किया है शमसुल इस्लाम साहब, मुझे याद है 2008 में जब हम दुबई में होते थे, वहां से वापस आए, फाइनेंशियल स्लम्प आया था बहुत बड़ा, बाद में जाहिर है वो फिर अबू धाबी ने जो है वो बेल आउट किया था दुबई को। तो आप हमें याद है अच्छी तरह से कि मैं जब फ्लाइट लेकर आया, किसी ने मुझसे पूछा कि कितनी देर की फ्लाइट थी, मैंने कहा फ्लाइट तो 1.5 घंटे की थी, लेकिन कम से कम 50-100 साल जो है वो मैं पीछे आ गया हूँ। यानी वो फाइनेंशियल स्लम होने के बावजूद वो ममालिक जो हैं या जो रियासतें हैं, ये हमसे बहुत आगे हैं। और वो ठीक है कि आया वहाँ पर एक बिल्कुल एक ये कह लें डाउनफॉल आया था, लेकिन वापस कम बैक किया और आज फिर वो मार्केट जो है वो दोबारा से, अब तो ये भी हो रहा है कि जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा तमाम के तमाम, वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के मिडिल ईस्ट में लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें जी, प्रॉपर्टी क्राइसिस, प्रॉपर्टी बबल अमेरिका में भी आता है, अब यूएई में भी आया था, आपने जिक्र किया। मसला क्या है कि वहाँ सब जगह जहाँ जहाँ भी इकोनॉमी जो है वापस कम बैक करती है, तो वो सेक्टर कोई किसी एक को बंद नहीं करते, वो खुला रखते हैं, और लेकिन टैक्स का रेट लो रखते हैं। आप कम टैक्स रेट, बेस को बढ़ा दें। दुबई में मुझे बताएं कौन आदमी ऐसा होगा जो अपने आप को अब वैट से बचा सका होगा? जब से वैल्यू एडेड टैक्स लगा है, उन्होंने इंटायरली अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर लिया है। आपके पड़ोस में इंडिया ने, देखें आप, वहाँ पे भी वैट लगा दिया है। पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है, कम्बरसम टैक्स का सिस्टम है। मेरे जैसा बंदा जो 40 साल से बिजनेस में है और टैक्स पे कर रहा हूँ मैं, मुझे आज जो फॉर्म फिल करना है वो मैं नहीं फिल कर सकता, मेरा टैक्स कंसल्टेंट फिल करेगा। ये क्या मजाक है कि दुनिया में एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न होती है, सादा लफ्जों में लिखा होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना, अर्निंग कितनी है, लॉस कितना है, आपने सारी डिटेल देनी है, उसी से वो असेसमेंट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो 6 से 7 पेजेस का तो आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका होता है, नॉर्मल एयू जो इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटर है उसका भी कई पेजेस का है। इसको सिंप्लीफाई करना है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। हम आपको कई सालों से गवर्नमेंट को सजेस्ट करते आ रहे हैं कि सिस्टम को सही करें, टैक्स रिफॉर्म्स लाएं, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। हर साल हर नए बजट में हम ये सुनते हैं कि अगले साल ये किया जाएगा। आज आप देखें 5.8 ट्रिलियन का आपका टैक्स एग्जेम्पशंस है। वो टैक्स एग्जेम्पशंस कौन एंजॉय कर रहा है और उसकी जो कॉस्ट है वो कौन पे कर रहा है? मैं और आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो टैक्स नेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, और इंजॉय वही रूलिंग एलीट क्लास कर रही होती है जो दिहाइयों से इसके अंदर फायदे उठा रही है। आपको टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म करनी होंगी। आपने क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन का जिक्र कर दिया है, आप और मैं, मेरे घर में या मेरी कंपनी में जो बजट बनता है वो कभी भी लॉस मेकिंग नहीं होता। तो हुकूमत क्यों लॉस मेकिंग बजट इतने सालों से बना रही है? क्या वो प्रॉफिट वाला या तकरीबन ब्रेक इवन वाला भी क्यों नहीं बना सकते? उनको अपने अखराजात कम करने होंगे। मिनिस्ट्रीज, 43 मिनिस्ट्रीज, इतनी बड़ी हुकूमत। सर जब तक कर्जा मिलता रहेगा तो हुकूमतें आती रहेंगी, कर्जे लेती रहेंगी, ये भी तो एक इशू है ना। कम करने ऑटोमेटिकली आपका टैक्स रेट भी कम हो जाएगा। कहा तो यही जाता है अमायद साहब, अभी टैक्स छूट की बात की है, जो बता रहे हैं कि 58 खरब रुपए जो है ये रकम पहुंची है इस साल, और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन ये 20 खरब जो है रुपए ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक और जो दिलचस्प बात है, मैं आपके सामने से लेकर हूँ कि ज़ाहिर है आप माहिर हैं, आप बताएंगे कि डॉलर में अगर देखें तो ये नुकसान 21 अरब डॉलर बनता है, जो कि 17 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा है। और ये 17 अरब डॉलर कौन से हैं? पाकिस्तान ने इस साल चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत को तिजारती और 2 तरफ़ा कर्ज़ों की अदायगी के लिए ये दरकार थे। यानी कि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं सर टैक्स छूट को लेके? सर देखिए, मैं पहले भी यही अर्ज फरमा रहा था। इसको नहीं, मैं अमायद साहब से पूछ रहा हूँ, शम साहब, अमायद साहब से। जी अमायद साहब। सर इजाजत? सर इजाजत ही इजाजत है। ठीक, मैं सर पहले यही अर्ज फरमा रहा था कि देखें, टैक्स हमेशा एक टू वे स्ट्रीट होती है। कोई भी टैक्स जो है वो अपनी मर्जी से नहीं देता है या खुशी से नहीं देता है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखें, जो एक सेंटिमेंट क्रिएट किया हुआ है वो आम आदमी घबरा जाता है टैक्स नेट में आने से, और सरकार जो है उसी, क्योंकि वो टैक्स बेस बढ़ रहा नहीं होता, तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको वो मजीद निचोड़ता है।
उसी से टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो अब आपने खुद अभी बयान किया, अब आप मुझे एक बात बताएं, कितना इनएक्विटेबल निजाम है कि आपका टैक्स बेस बढ़ नहीं रहा, हम्म। आप एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में ला नहीं पा रहे, आप उसको रिटेलर्स को ट्रेडर्स को टैक्स नेट में ला नहीं पा रहे, आप नई नई स्कीमें इजाद कर लेते हैं, ताजिर दोस्त हो गया, भाई दोस्ती यारी में कोई टैक्स नहीं भरता, चले कानून तो यही बोलता है, बट चले स्कीम लाई गई थी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे, अब देख ली दोस्ती यारी भी। तो देखें, ये इन एक पूरा इनएक्विटेबल निजाम है कि जहां पे आप और मैं, हम लोग टैक्स हम पे लगा लगा कर हमें पीस दिया गया है, वहां पे फिर हम ये सुनते हैं कि जी टैक्स एग्जेम्पशंस की मद में इतना ज्यादा जो है छूट दी गई है। देखिए, कुछ हर जगह पे टैक्स हॉलीडेज, टैक्स एग्जेम्पशंस आर आल्सो नेसेसरी टू ड्राइव द इकोनॉमी। ठीक है, ऐसी मसलन बात नहीं है कि हर एग्जेम्पशन बुरी होती है, ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी मेकर, अगर आप एक पॉलिसी मेकर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो बिल्कुल दुनिया में निजाम है, रिवाज है टैक्स हॉलीडेज, टैक्स एग्जेम्पशंस देने का, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन बात ठीक यह है। है कि हमें फिर देखना भी पड़ेगा कि उस एग्जेम्पशन को प्रूडेंट तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर ठीक किसी है। को आपने एग्जेम्पशन दे दी और आपने इतने हजार खरब रुपए अरब रुपए जो है इस्तेमाल कर लिए टैक्स एग्जेम्पशन की मद में, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है हमारे साहब, मुझे एक इस सारी पे ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम चाहेंगे ज़री टैक्स की भी बात करनी है, जो तजावीज़ सामने आ रही हैं इस बजट में, वो तजावीज़ क्या हैं उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बजट खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शमसुल इस्लाम साहब, मोहम्मद अवैस साहब, अमायज अशफाक तोला और हमें सलमान शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी वेलकम करते हैं। सलमान शाह साहब, सर आप ज़ाहिर वजारत देख चुके हैं ख़जाना की, जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें जो नंबर्स आए, खासकर ग्रोथ रेट के 2.7 है, उस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। ऑपोजिशन तो उसको फॉर्म 47 जो है करार दे रही है कि जिस तरह फॉर्म 47 था इसी तरह से ये थी। आपके नज़दीक सर ये जो सर्वे आया है ये किस हद तक दुरुस्त है? जो डेटा जो है वजारत ख़जाना को मिलता है उस पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? देखें, ये तो वजीर खजाना ने भी कहा ना कि ये सरकारी नंबर हैं और उसको वो चैलेंज नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि सरकार के तो हमें पता है कि वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे वो करने के माहिर होते हैं। बट अच्छा। जो मैसेज आया है वो मैसेज तो ये है ना कि इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेशन में है और एग्रीकल्चर भी तकरीबन नेगेटिव में है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। और अगर ग्रोथ थोड़ी सी दिखाई है तो वो मवेशियों के इजाफे में दिखाई गई है। तो आवाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से आती है वो ये है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही, नंबर वन। नंबर टू, गुर्बत बढ़ रही है। नंबर तीन, आपकी आमदन जो है वो नहीं बढ़ रही, वो कम हो रही है। और आपकी आवाम की आमदन तो बिल्कुल इरोड हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस वक्त सबसे कम है। और प्राइवेट सेक्टर का तो ये हाल है कि प्राइवेट सेक्टर अब बैंकों से कर्जे भी नहीं ले रही। तो इतनी आपने इकोनॉमी को स्टैग्नेशन के इस हद तक पहुंचा दिया है कि इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा, कोई कंजम्पशन भी नहीं कर रहा। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत जब बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है, अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, स्टंटेड हो रहे हैं, कपड़ा। हुकूमत सलमान शाह साहब। जो है वो जी जी जी। फलती फूलती और बड़ी होती जा रही है। मिनिस्टर्स ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बढ़ती चली जा रही है। और ये निज़ाम जो है अब मेरा नहीं ख्याल पे वो ये चल सकता है। आपको बहुत बड़ी मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और वजीर ख़जाना उसकी इंडिकेशन तो करते हैं लेकिन कोई अमली तौर पे नज़र नहीं आता कि कुछ हो रहा है। मसलन अगर आप
उनकी ये राइट साइजिंग की बात करें तो उसूली तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के 15 से 20 मिनिस्ट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन इतनी ही मिनिस्ट्रीज बनती हैं फेडरल गवर्नमेंट की, और बाकी काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है। तो हम ये 40 से 50 मिनिस्ट्रीज क्यों लेके बैठे हैं? 300-400 डिपार्टमेंट्स किस लिए रखे हुए हैं? और हुकूमत हर चीज में घुसी हुई है। बिजली के बनाने में वो घुसी हुई है, ट्रांसपोर्ट में वो घुसी हुई है, एग्रीकल्चर में सारा काम ही वो डीसी साहब प्राइसेस बनाते हैं और फार्मर की तबाही कर दी है। फार्मर इतना बुरी तरह मुतासर हुआ है कि वो उसके पास कोई है ही नहीं है, आमदनी नहीं है कि वो सलमान शाह साहब, जब भी ज़ाहिर है कोई हुकूमत आती है वो कहती है कि हमें जी कुछ टाइम तो दो, हमें 1-2 साल 2-3 साल जो है वो दो, ताकि हम सही समत पे जो गामजन कर सकें। अब वजीर खजाना भी ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्शन जो है वो हमारी ठीक है। डू यू थिंक, आपको लगता है सर कि कम से कम डायरेक्शन जो है वो ठीक है या नहीं? आपको लगता है डायरेक्शन भी गलत है इस वक्त? देखें, ये जो करंट निज़ाम है, ये इसका चौथा बजट है। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने दिया, फिर उसके बाद औरंगजेब साहब ने 2 बजट दे दिए। तो आफ्टर ऑल कितने बजट लेने ने? उसके बाद आपको टाइम कितना दे सकते हैं? पाकिस्तान 26 IMF प्रोग्राम कर चुका है। 26 दफ़ा आपकी इकोनॉमी को इस तरह के बैलेंस पे लाया गया है, जो इस वक्त हम बैलेंस कहते हैं कि बहुत इन्फ्लेशन नीचे हो गई, और ये जो है फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल कर लिया है, करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया है, प्राइमरी सरप्लस कर लिया है। तो ये 26 बार तो इस किस्म के काम होते रहे हैं ना। असल काम ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो करनी है भाई। वो हिंदुस्तान 8% पे ग्रो कर रहा है, हम नेगेटिव में ग्रो कर रहे हैं। कोई नंबर पे हम यकीन नहीं करते, हमारे कोई अदारे पे यकीन नहीं है, FBR पे कौम को यकीन नहीं है, तो कैसे काम आप चलाएंगे? देखें, अब वक्त आ गया है मेजर रीस्ट्रक्चरिंग करने का, ओवरऑल मिनिस्ट्रीज को कम करने का, बिजली के महकमे को ठीक करने का, और वहाँ एक कंपेटिटिव पावर मार्केट बनाने का, पूरे मुल्क में एक मार्केट इकोनॉमी बनानी है, और ये ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजना है। आपने इंसेंटिवाइज करना है प्रोडक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। आपने बजट हुकूमत के लिए नहीं बनाना, आपने बजट बनाना है इकोनॉमी के लिए, कि इकोनॉमी चले, ग्रोथ करे। तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया है पाकिस्तानी, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका और बर्दाश्त करेंगे इस किस्म की चीज़ें। देखिए, हमारे नौजवान लोग हैं तकरीबन जो 30 लाख हर साल उस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें उनको रोज़गार की तलाश होती है, और इस वक्त पढ़े लिखों को भी नहीं रोज़गार मिल रही। बड़े बड़े MA और PhDs भी करके आ रहे हैं ना, उनको भी रोज़गार नहीं मिल रही, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। इकोनॉमी हमारे जैसे मुल्क के लिए 10 साल की ऑस्टेरिटी बहुत लंबा पीरियड होता है ऑस्टेरिटी का, इससे निकलने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली वही माइंडसेट है पिछले तकरीबन 10 साल से जो चल रहा है, और उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया कि बस अब बहुत हो गई है, इनफ इज इनफ, यानी कि आप ये कह रहे हैं। सलमान शाह साहब सर साथ ही मौजूद रहिएगा। जी जी, एक चीज है, इनफ इज इनफ। हुकूमत को छोटा करें, डीरेगुलेट करें, प्राइवेटाइज करें, लिबरलाइज करें, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आए, मार्केट इकोनॉमी बनाएं। ये काम है आपका। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है, उसका काम इकोसिस्टम बनाना है। तो फिर बनाएं इकोसिस्टम जिससे नौकरियां मिलें। ठीक है। अमायतुल्लाह साहब सर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी यही कह रहे हैं सलमान शाह साहब कि इनफ इज़ इनफ। अब हुकूमत से जब आप पूछें तो वो कहेंगे कि जी हमने तो डिफ़ॉल्ट से निकाला, हम यहाँ तक लेकर आए हैं, हमने सही डायरेक्शन दे दी है, बेहतरी की जानिब जो है वो तमाम चीज़ें गामजन हैं। इंटरेस्ट रेट हम 22 से 11% पे लेकर आ गए हैं, और इसके अलावा जो इक़दाम हैं वो भी ज़ाहिर है वो अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो गिनवा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मार्केट यानी जो इकॉनमी है वो स्टेगनेंट है, हुकूमत आपके ख्याल में फंस कहाँ पर रही है? वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हुकूमत इस वक्त बुरी तरह फंस रही है और वहाँ से निकल नहीं पा रही है आगे?
सर बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका, और सलमान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात करी। मैं उसी बात को आगे लेते हुए चलूंगा। एक्सपेंडिचर जो आपका है, देखें हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वजह बात है कि जो 18वीं तरमीम के बाद से जो मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हो गई हैं सूबों को, वो सूबों के इख्तियार में ही है, तो वफाक को फिर उन मिनिस्ट्रीज को ख़त्म कर देना चाहिए या प्रॉपरली हैंड ओवर टेक ओवर कर लेना चाहिए जो होता है। बात यह है कि हम असल में जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है हम उस पर बात नहीं कर रहे। वो है आपका डेट सर्विसिंग, इंटरेस्ट रेट हाई रखने की वजह से। देखिए अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखेंगे पिछले महीनों का, 5.5-6% से ज्यादा नहीं है। क्यों हमारा इंटरेस्ट रेट अभी तक 11%? क्यों मजीद कम नहीं किया गया? क्यों हमारी करेंसी को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं रखा जा रहा? क्यों एक स्प्रेड है 20 से 30 रुपए का? हमारा इकोनॉमिक मॉडल अपना है। 3-4 और इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक्स हैं वो भी तो यही बोल रहे हैं ना। मैंने फिगर आगे पीछे सिर्फ हो थिंक सकती टैंक्स, है। आप बात क्योंकि आपने दी है, मैं मिसाल देता हूं। डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि 6% पे इसको इंटरेस्ट रेट को जो है वो आना चाहिए। और अगर आप बात करें कि जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स कितना दे, तो वो 20% जो है उसकी शरह होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ सलमान शाह साहब ने भी इशारा किया कि आपकी ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने बेहतर करनी है तो उसके लिए कम से कम आपको बिजली का रेट जो है वो बेहतर देना होगा। डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी 9 सेंट फी यूनिट जो है उस पर आपको लाना होगा, तभी जो है वो आप कंपीट कर सकेंगे दीगर ममालिक से। वरना तो लोग अपनी फैक्ट्रीज, अपने जो बिजनेस है वो निकाल के दूसरे ममालिक लेके जा रहे हैं। तो देखिए आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पास थ्रू होता है। ठीक है, आपने अगर 30 रुपए का अंडर वैल्यूएशन रखी हुई अपनी करेंसी में, तो ये सीधा सीधा 6% इन्फ्लेशन पास थ्रू हो गया। ये मैन मेड इन्फ्लेशन है, ये मैन मेड क्राइसिस है। दिस इज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी। ये मैन मेड है। तो सबसे पहले तो, और ये आज से हम नहीं बोल रहे, हमारी हर महीने पब्लिकेशन रिलीज होती है, उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज डिपिक्ट करते हैं करंट अकाउंट के, और बाकी और जो है वेक्टर्स को हम बेंचमार्क्स को लेते हुए चल के 3-4 सिनेरियोज हर महीने सामने रखते हैं पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए, आसान अल्फाज में, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो महंगाई है ये फंडामेंटल से बरक्स है। ये आपकी इतनी महंगाई होनी चाहिए ही नहीं थी। इनफैक्ट आपकी महंगाई तो कम होनी चाहिए थी, और बहुत पहले ही कम हो जानी चाहिए थी। रिजल्टेंटली आपका इंटरेस्ट रेट गिरना चाहिए था। अब ये आप मुझसे पूछें कि ये जरूरी क्यों है इतना? क्योंकि देखिए सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो हमारा इंडस्ट्री है, खसूसन जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है। 60-65% ऑफ व्हाट यू एक्सपोर्ट यू इंपोर्ट। तो ठीक नेचुरल है। सी बात है, जब आप अपनी उस कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं तो आप कंपेटिटिव कैसे रहेंगे सर मार्केट में? आप शुरुआत तो यहाँ से लें। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी कॉस्ट कम होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए हुकूमत को, और वो कम होनी चाहिए। देखिए कलेक्टिव एफर्ट होता है, कभी भी सिंगल हैंडेडली जो है कोई भी फैक्टर वेक्टर इकोनॉमी को ड्राइव नहीं कर सकता। तो बात यह है कि इंटरेस्ट रेट अभी भी इतना ऊंचा है। आप देखें ना सर, कितना पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट है। क्यों है? स्टाइफलिंग द इकोनॉमी। कौन सा बिजनेस, सर मुझे एक बात बताएं, कौन सा बिजनेस 5.5 की एवरेज इन्फ्लेशन पे 11% या 12% पे बोरो करेगा? आप मुझे खुद बताएं ना। मॉर्गेज फाइनेंसिंग की तो हम बात कर लेते हैं घर लेने के लिए, मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है। इतने जाहिर सी बात है, आप देखें ना, पिछले साल हमने देखा इतना ऊंचा इंटरेस्ट रेट था। कंपनीज जो है सर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट सेक्टर्स की आप में। बात करते हैं, साहब जाहिर है कि आप जब स्टेट बैंक से कहेंगे, हुकूमत से कहेंगे, वो कहेंगे जी हम मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं, हम कम कर सकते थे। ये ऐसे ही है जैसे कि हम 20 जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं, जहां बस गिराने हैं वही जहाज हमने जो है वो गिराने, हमने 6 गिराने थे, हमने 6 गिराए, हम गिरा ज्यादा सकते थे, सलाहियत थी। यही वो कहते हैं कि जी हम कर सकते हैं कम, लेकिन हमने मोहतात रवैया जो इख्तियार करने। मैं जरा शमसुल इस्लाम साहब, सर फिर इन तमाम चीज़ों को जो भी सलमान शाह साहब ने भी की या अमायद साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो हम ये समझें कि ये फिर आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा जो हुकूमत दावा कर रही है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम IMF का नहीं है। और अगर अल्लाह करे कि कभी हम IMF से जान छुड़ा पाएँ, क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम, जो निज़ाम हमने
अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाया हुआ है वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ के ऊपर चल रहा है। वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ अब बुरी तरह से मिजरेबली फेल हो चुका है पाकिस्तान में। और आप देख लें कि आपके पास ग्रोथ नहीं आ रही। आपका अगर इंटरेस्ट रेट और कंपेयर करें आप इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 0% पे है। अगर आप करेंसी एक्सचेंज रेट देखें तो वो तकरीबन 1 साल से ऑलमोस्ट, क्या वजह है कि आपकी जो है ये मॉडल फेल हो गया। आप जो है ज़्यादातर टैक्स इकट्ठा करके और अपने एक्सपेंडिचर को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे उसको टैक्स को हर साल बढ़ाते जाएंगे। इस बजट में भी आप देखिएगा कि बजट टैक्स से ज़्यादा लगाए जाएंगे। ये निज़ाम फेल हो गया। रिवैम्पिंग की ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने, शाह साहब यहाँ बैठे हैं, ये कई हुकूमतों में रह चुके हैं, माशाल्लाह मैं इनकी कदर करता हूँ, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन इन जैसे इकोनॉमिस्ट और दूसरे भी जब हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर सियासी हुकूमतों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। सर लेकिन एक बात आप मानेंगे शमसुल इस्लाम साहब, इस मुल्क में जब भी किसी डिक्टेटर की हुकूमत रही है ना तो इकोनॉमी ने ग्रो किया है, ये एक फैक्ट है। आप अगर डिसएग्री करें तो सर आप मुझे बता दीजिए। लेकिन जब भी वो हुकूमत आई है जो कि आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है तो उसमें फिर यही होता है। अगर जो ग्रोथ रेट दिखाए जाते हैं उस पर भी शक्कू को शुबात का इज़हार किया जा रहा था कि ये फर्ज किए गए हैं। बिल्कुल सलमान, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब भी डिक्टेटर की हुकूमत आई है तो जो इस सिस्टम है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी का वो बड़ा सहम जाता है, डर जाता है। आपने देखा माजी की हुकूमत में भी जब एक्शन लिया गया तो वो सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। अब अगर आप देखें कि SIFC अगर बनाई गई है तो वो क्यों बनाई गई, इसी ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम के फेलियर की वजह से, जहाँ पे रेड टेपिज्म है, जहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको भी भगा दिया जाता है, जहाँ पे लोकल इन्वेस्टर जाता है तो NOCs अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान को अब नया सिस्टम बनाना होगा जो दुनिया का सिस्टम है। आपको हुकूमतें, जो हुकूमत फेडरल हुकूमत है, सिर्फ 5 मिनिस्ट्रीज की जरूरत है, बाकी सारे मैटर जो आपके सूबों को जाने चाहिए। आप देखें ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी का काम क्या है, जब आपने एग्रीकल्चर जो है वो सूबों को दे दिए तो फिर सूबे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। सूबे अपने नफे में जा रहे हैं, वो सरप्लस दिखा रहे हैं, लेकिन वफाक जो है वो आज भी सिंध सूबे से ज्यादा अपना हिस्सा जो है वो ले रहा है रेवेन्यू में से डेवलपमेंट के लिए। तो वफाक की तो, फेडरल गवर्नमेंट की तो लिमिटेशन देखें कितनी है। वो तो छोटा सा एरिया है, छोटी सी आबादी है, लेकिन उसको अपना ज्यादा चाहिए डेवलपमेंट के लिए फंड। तो सिंध के लिए, जो सिंध जो है, जहां से कराची में मैं बैठा हूं, सबसे ज्यादा टैक्स ये सूबा देता है, ये कराची शहर देता है, लेकिन उसके जवाब में रिटर्न में क्या डेवलपमेंट हुई है। दुनिया का निजाम जहां पे टैक्स ज्यादा देते हैं, लोग खुशी से देते हैं, वहां उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी लग्जरी होती है कि बिजनेसमैन जो है अपनी गाड़ी छोड़ के मेट्रो ट्रेन में, MRT में, बसों में सफर करते हैं क्योंकि वो आसान है। और यहाँ पर जो है आपके पास कोई निज़ाम नहीं है। आपके तमाम जो निज़ाम जो हुकूमत चला रही है वो कारोबार में फेल हो गई, लेकिन हुकूमत फिर भी अपने कारोबार सिखाने के दावे करती है। समीडा जैसा वाइट एलिफेंट रखा हुआ है, यूटिलिटी स्टोर बुरी तरह से फेल हो गई है। वो उसकी देखें नुकसानात कितने हैं, TCP 250 अरब से ज्यादा नुकसान कर चुकी है। उसकी क्या जरूरत है जब हुकूमत को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं आती। हुकूमत को कारोबार यूरिया क्यों मंगाती है, ये गंदम क्यों इंपोर्ट हुकूमत करती है। प्राइवेट सेक्टर ने जब गंदम इंपोर्ट की तो देखें उसका रिजल्ट क्या निकला। हुकूमत ने इंपोर्ट की थी $1 बिलियन से ज्यादा की, आज भी वेयर हाउसेज में पड़ी है और वो खराब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो चुकी है। तो कहने का मकसद है कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, लोगों को बिजनेस करने दे, पॉलिसी बनाए, उसको देखें कि किस तरह से निजाम चल रहा है। दुनिया में हर चीज जो है वो। सर आपका जो पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शमसुल इस्लाम साहब। मैं जरा यही अवैस साहब की तरफ ही रखता हूँ। अवैस साहब, हुकूमत का तो यही नारा है, हुकूमत तो कह रही है कि खुद कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी हुकूमतों का काम नहीं है कारोबार करना। वो अलग बात है कि फिर वो हमें ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी जो पंजाब है वो अपनी एयरलाइन लेकर आ रहा है, ये चलता रहता है ना साथ साथ। लेकिन नारा तो है हुकूमत का, वो कहते हैं कि नहीं जी हुकूमत का काम नहीं है। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वो अलग बात है कि आप PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते हैं तो कोई बोली देने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि गोली दे देता है ये कहा जाए तो। हम सर वे फॉरवर्ड क्या है फिर? देखें, सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ आपके साथ एक डिफर करना चाहूँगा। मेरे साथ? जी बिल्कुल। आपने एक फिक्रा कहा अभी कि जब डिक्टेटर की हुकूमत आती है तो इकोनॉमी बहुत स्पीड से जा रही होती है और चीज़ें होती हैं। फिगर्स हैं सर। और आज जो हम भुगत रहे हैं वो आखिरी डिक्टेटर की हुकूमत को ही भुगत रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। आप गौर करें, वो कैसे? लास्ट मुशर्रफ ईरा, आ जाए मुशर्रफ ईरा के ऊपर, आपकी इकोनॉमी ये जा रही थी,
ठीक है, क्या हो क्या रहा था? मैं क्लियर कर दूं वैसा, जी, मैं जी। ये नहीं कह रहा कि डिक्टेटर की हुकूमत आनी चाहिए, नो मैं कह नो रहा नो, हूं ये एक अलमिया कह लें, फिनोमिना कह लें, जो भी कह लें इसको। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, मैं ठीक है। इकोनॉमिक बात ठीक है, करूंगा, अय्यूब खान से फैक्ट्स शुरू की करें बात फिर आप। करूंगा, मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, चीजों की बात करूंगा। ठीक है। लास्ट डिक्टेटर की हुकूमत में आपकी इकोनॉमी तो ऊपर जा रही थी, लेकिन कर क्या रहे थे? आप मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रहे थे, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जा रहे थे, लोगों को लग्जरीज की आदत डाल रहे थे, इंपोर्टेड गाड़ियां भी लेके आ रहे थे, सही। एसीज भी आ रहे थे, जिन घरों में एक एसी होता था वहां 4 हो गए, जहां एक कार होती थी वहां 6 हो गई, लोन्स भी बैंकों ने बहुत ज्यादा दिए, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हुई। उसका इंपैक्ट क्या आया? आपकी आपने जो आपके पास तो वॉर के पैसे आ रहे थे, आपके पास डॉलर आ रहे थे, कोलिशन सपोर्ट फंड के सारी पैसे आ रहे चीजें थे। आ रही थी जो इंपोर्ट करने में आपको हेल्प करती थी। आपके बाद सब्सिक्वेंटली जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई और आप इंपोर्ट के आदी हो गए, तो आपके पास डॉलर आना बंद हो गए, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम होने लगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाने लग गया। आप जरा उसका इंपैक्ट अगर देखें, लोगों को आपने लग्जरी की आदत डाल दी, 4-4 गाड़ियां चलाने की आदत डाल दी, इंपोर्ट का ऑयल का बिल आपने पाकिस्तान का बढ़ा दिया, आपने लोग, यानी हम उस औकात के नहीं थे जिस औकात पे जाके हमने स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी। सही। आपने पैसे को वाइजली खर्च नहीं किया। उस वक्त आप अगर रियल डेवलपमेंट कर देते इस पाकिस्तान की, आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते उस टाइम के ऊपर, आप आईटी की एजुकेशन दे देते लोगों के ऊपर, आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर देते हो, आप उस वक्त पैसे थे आपके पास, सारा कुछ मौजूद था, लेकिन आपने उस वक्त फ्रैंकली फराख दिली के ये साथ बात जब आप करेंगे अय्याशियां ना की, कराची सारा वाले कुछ से किया। जो बैठे हुए हैं, शमसुल इस्लाम साहब कराची वाले, वो कहेंगे कि जी कराची बनाई उस दौर में, शरफ के दौर में। मैं एक और चीज आपको कहूंगा, प्लीज। यू एग्री सर? मैं फिर सलमान शाह साहब की तरफ जाता हूं, शमसुल इस्लाम साहब। मुझे कराची के लिहाज से ना एक बात छोटी सी प्लीज जरूर करने दीजिएगा। बहुत दफा परसेप्शन होती है, देखें जब क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना? क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट करना? अगर उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही तो किसका फॉल्ट है? दिस इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देयर लोकल गवर्नमेंट, वो वहां, यानी फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई फिर टैक्स आप ले रही है, अपनी वही बात कर रहे हैं, मैं उससे ये क्या तो कह रहा ताल्लुक आ हूँ, रहा है? लोकल गवर्नमेंट किस दौर में जो है वो बनती है, वो भी तो डिक्टेटर के दौर में बनती है ना, तो वो तो फायदा दे रहा होता है एक तरह से। मैं ये नहीं कह रहा डिक्टेटर अच्छा है, मैं कह रहा हूँ वो सिस्टम को बेहतर कर रहा होता है। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के लिहाज से मैं आपको ये कहूंगा कि पाकिस्तान का वहां पे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, आप उस टाइम से देखना शुरू करेंगे तो आप, क्योंकि बेसिकली जब तक आप अपने रिसोर्सेज पे रिलाय नहीं करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, अपना उगाया हुआ नहीं खाएंगे, अपना बनाया हुआ नहीं पहनेंगे, उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये इसको आप अपने बांध के रख लें अपने साथ, इससे ज्यादा कोई वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, सलमान शाह साहब सर आपका कमेंट इसी के ऊपर मैं चाहूंगा कर दें। देखें, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी उसे हम कहते हैं, यानी कि वो डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए है, वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन एक्सपोर्ट नहीं है। तो नंबर वन, इट इज़ एन इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। नंबर दो, ये जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है ये डिपेंडेंट है इंपोर्टेड एनर्जी पे। इसको अगर चलाना है आपने तो आपको तेल और पेट्रोल और कोला ये इंपोर्ट करना पड़ता है जो डॉलर्स में आता है, और इस इकोनॉमी की पैदावार जो है वो रुपयों में है, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इमीडिएटली शुरू हो जाता है जब भी वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करे। हमारी इंडस्ट्री जो है उसको भी रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इंपोर्टेड चाहिए। अगर ऑटो इंडस्ट्री आप देखते हैं तो सारी चीज़ें तो इंपोर्टेड हैं, स्टील से लेके पेंट और बाकी चीज़ें सारी इंपोर्टेड हैं। एक असेंबली है जो आप लोकली करते हैं। तो आपकी इकोनॉमी इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, देयरफॉर वो ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रो करेगी इस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट अगर आप काट देते हैं लेट्स से और नीचे ले आते हैं और ये इकोनॉमी 7-8% पे ग्रो करनी शुरू करती है, तो फिर आपके पास डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको डॉलर्स चाहिए। अभी भी देखें ना, बिजली आदि लोड शेडिंग तो हम इसलिए करते हैं ना कि डॉलर बचा रहे होते हैं। तो इशू अब ये है कि इस इकोनॉमी को ना सिर्फ ये इनवर्ड लुकिंग है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ऊपर से ये ब्यूरोक्रेसी चला रही है। तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें कोई हाल नहीं है, वो भी ब्यूरोक्रेसी से भीख मांगते हैं तो उनको कुछ मिल जाता है।
तो ये एक इनवर्ड लुकिंग ब्यूरोक्रेटिक पेट्रनेज टाइप इकोनॉमी है, इसको तब्दील करने की जरूरत है into an outward looking economy which is not import dependent and which is not bureaucratic and which is called a market economy. वो उसकी तरफ जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपके रास्ते में एनर्जी सेक्टर खड़ा है। एनर्जी सेक्टर इंपोर्टेड भी है और इनएफिशिएंट टू द लिमिट है, उसमें चोरी से लेके इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और सारा कुछ एनर्जी सेक्टर में है। अब एक अपॉर्चुनिटी बनी थी आपके पास कि आपके पास हाइडल है। हाइडल आपने फिर नहीं बनाया, कालाबाग भी नहीं बनाया, बादशाह को 10-20 साल हो गए हैं उसको भी नहीं बनाया, अब एक दो टाइम आप बना रहे हैं लेकिन उसमें भी बहुत आप डिले कर रहे हैं। सो नंबर वन, एनर्जी को आपने इंडिजिनाइज करना है, उसको हाइडल पे लेके जाएं, उसको थर्कोल पे लेके जाएं, उसको सोलर में लेके आएं और ये इम्पोर्टेड बिजली का निज़ाम ख़त्म करें और इसमें चोरी भी ख़त्म करें ताकि सस्ती बिजली बने और आप दुनिया में कम्पीट कर सकें। नंबर सलमान दो, शाह साहब, सर सोलर पे आपको आपने लाने की बात की है, ब्यूरोक्रेसी को खत्म सोलर करना- पे ब्यूरोक्रेसी लाने को के खत्म बावजूद करना भी पड़ेगा। अगर कैपेसिटी ब्यूरोक्रेसी पेमेंट जो की है मद में वो आवाम हर नहीं चीज पैसा में देना बैठी है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ये हालत है कि कल वजीर खजाना से बड़े सख्त सवालात हुए तो उसमें ये भी हो रहा था कि ये आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है कि आज आप जो है वो 7,000 मेगावाट सरप्लस बिजली जो है वो बना रहे हैं और कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। अब तो इस पर भी शक होता है कि ये जो क्रिप्टो काउंसिल के जरिए यानी कि तरजीह दी जा रही है क्रिप्टो को, वो पता नहीं शायद अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं हम, या जो इजाफी बिजली है उसको इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं, या वाकई हम जो है वो डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। इतनी महंगी है, वो इजाफी बिजली की बहुत महंगी है इसलिए उसका कोई लेने वाला नहीं। सर लेकिन अगर क्रिप्टो को वो कह सस्ती रहे हैं कि वो हम बिजली कम हो- कीमत पे देंगे, शायद 24 रुपए कोई रेट जो है वो आया था। देखें, क्रिप्टो की जब डिटेल्स आएंगी तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो स्पेकुलेशन ही है ना कि क्या चक्कर है क्या नहीं। ये तो एक आसमान से कोई सितारा गिरा है और पता नहीं वो क्या चीज़ है जिसको हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो हकीकत है ग्राउंड पे हकीकत ये सितारा है कह कि लें या ये शहाब इकॉनमी साकिब अब- कह लें, बिलाल बिन साकिब कर रहे हैं ना उसको। अच्छा सर, इस पे सलमान भाई जी, डेटा- मैं जरा एक- हाँ, सलमान साहब को अगर मैं एक चीज थोड़ी सी जी, जी, ऐड जी, कर जी, दूं। बिल्कुल। सलमान साहब, इस वक्त जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो डेटा सेंटर्स बनाने की बात कर रही है। मसलन लाहौर में भी एक जगह एलोकेट की है और मुख्तलिफ जगह पे उन डेटा सेंटर्स के अंदर माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो हाईली एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, और उसके लिए दुनिया में अब जो प्रॉब्लम आ रहा है डेटा सेंटर्स को कि उनको एनर्जी मिल नहीं रही, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट शायद एक अपॉर्चुनिटी लेना चाह रही है कि अगर हम डेटा सेंटर्स बना के और माइनिंग स्टार्ट कर दें तो क्या हम बेच सकेंगे बिजली या नहीं बेच सकेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि डेटा सेंटर्स की बिजली 3-4 सेंट में बिक रही है पूरी दुनिया में, पर पाकिस्तान उसको 15 सेंट पे देगा तो वो क्या बनाएगा। तो आई थिंक कि वो जो आप डेटा माइनिंग की भी बात कर रहे हैं वो भी इतनी फिर एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि किसी ने आके वो डेटा सेंटर तो लगाना है, फिर तो बिजली इस्तेमाल होगी ना, तो कौन लगाएगा डेटा सेंटर और कौन इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा जब तक उसको बिजली तकरीबन मुफ्त नहीं मिलेगी। सो पॉइंट कहने का मकसद ये है कि आप इस इकोनॉमी को रिफॉर्म करें कि प्राइवेट सेक्टर को इंचार्ज दें और हुकूमत इससे बाहर निकले, तो प्राइवेट सेक्टर खुद ही क्रिप्टो भी कर लेगी, प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट्स भी कर लेगी, बिजली भी बना लेगी, सारा कुछ कर लेगी। लेकिन ये जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसको ख़त्म करेंगे तो ये आगे बात चलेगी। और ये पिछले आज की बात नहीं है, 50 साल से हमने ये काम किया है। पहले भुट्टो साहब ने ब्यूरोक्रेसी को हमारे सर पे बैठाया तो वो उससे उतरी नहीं है और वो हमारे सर पे और बढ़ती चली जा रही है, और अब वक्त आ गया कि वो एक किस्म का इकोनॉमी बैठ गई है, वो अब उसी वक्त उठेगी जब इसके ऊपर से ये वजन उठाया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का वजन उठाया जाएगा, रेगुलेटरी बर्डन जिसे हम कहते हैं वो ख़त्म किया जाएगा और फिर कंपटीशन किया जाएगा। अगर आपने दुनिया में compete करना है, 5वीं सबसे बड़ी आपकी आबादी है, तो आपको कम से कम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो होना चाहिए ना। और वो तो अगर फिलहाल आप सर एक्सपोर्ट करेंगे, जाहिर है आप अगर हमारे आप जो पड़ोसी हैं वो एक्सपोर्ट बहुत आगे हैं करेंगे, इसमें, लेकिन देखना यह है कि जो हमें नहीं, अभी वो ऑफर हुई पड़ोसी है भी नहीं, रिसेंटली, खास सब तौर पे अमेरिका इंडिया, की तरफ से। चाइना सबसे आगे है ना। चाइना ने अपनी आबादी के मुताबिक अपने इकोनॉमी को सेट किया। डाओ पेंग ने एक कम्युनिस्ट निज़ाम को मार्केट इकोनॉमी में बना दिया।
और वो देखें उसने कितनी तरक्की की। अब हमारा काम ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है इसको फारग करके हम भी एक मार्केट इकॉनमी ठीक है। बनाएं, तो फिर देखें किसके कितना जान है और वो कितना काम कर सकता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने की जरूरत है। ये पेट्रनेज इकोनॉमी नहीं सर लेकिन चलेगी यहाँ हुकूमत पे। का तो जो नुक्ता नज़र है ना वो ये है कि पहली हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जी हमने लीकेजेस को रोकना है। क्या ये लीकेजेस रुकी? कौन कौन से सेक्टर में रुक पाई है? मैं इस पर आता हूं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी ये बजट ट्रांसमिशन जारी रहेगी। बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। अवैस साहब, वज़ीर ख़जाना कल कह रहे थे कि जी हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम लीकेज को रोकें, चाहे वो रियल इस्टेट सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, या फिर ये कि टैक्स का शोबा हो। डू यू थिंक कि लीकेज रोकने में कामयाबी मिली है? क्योंकि अगर प्रायोरिटी ये है तो फिर और ये लीकेज हम कब तक रोकते रहेंगे, सवाल ये भी है। देखिए, पहली बात ये समझने वाली, जब ये लीकेजेस को रोकने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो टैक्स के फ्लॉज हैं, जहां अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लेके आना, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर देना और हर चीज कर देना। जब वो कहते हैं कि कामयाब हुए तो मुझे ये बता दें कि पिछले साल में कितने नए टैक्स पेयर्स बनाए और कितना टैक्स डबल हो गए, फाइलर्स डबल हो गए। फाइलर्स डबल जो होते हैं ये सिर्फ नंबर गेम है। अच्छा, जो चल रही है। अच्छा, आप लोगों को बेसिकली इस वक्त आपने एक एक्टिविटी क्रिएट की हुई है कि फाइलर होंगे तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स ये होगा, नॉन फाइलर है नहीं तो ये होगा। तो मेजॉरिटी लोग निल की रिटर्न फाइल करके और रिटर्न फाइल कर देते हैं, नंबर आप बढ़ा देते हैं। आप तो ये बताएं कि जो नए टैक्स पेयर्स आए उनसे कितना टैक्स कलेक्शन क्या हुई? तो आपको तकरीबन ना होने के बराबर हो। मैं आपको ये बता दूं, जो फिगर्स दे रहे हैं ये रियलिस्टिक है आपके ख्याल में? अगली के जी 14,000 अरब, जिसमें से ज़ाहिर है नॉन टैक्स तो तकरीबन इस दफा 13,000 अरब का टारगेट है जो नहीं होना। अच्छा। यानी इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, 13,000 का टारगेट नहीं होगा। जहां बाकी नहीं हुए वहां आप कह रहे हैं ये भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये 12,000 12,500 को टच कर लेंगे। अच्छा। ठीक है, 12 को अगर टच कर लेते हैं तो 12 से 14,000 प्लस करना, यानी ये अगेन एक मुश्किल टारगेट होगा। और इस साल में मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 12,000 का टारगेट कलेक्ट किया है, आप ये समझिएगा कि जितने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनका खून तक निचोड़ के ये किया है। अच्छा। ये खून तक निचोड़ के किया। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। एसओईज हमारे यहाँ है, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। मजे की बात है, इस कंट्रीब्यूशन के अंदर स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉ बना दिया कि अब ये अपील में नहीं जाएंगे, इनके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होगा। जितनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हुई उसके अंदर एक पंचायती फैसला होता था कि अच्छा यार इतने पैसे जमा करा दो, ये लिटिगेशन खत्म कर देते हैं। तो बहुत सारी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन की पास की बहुत सारी लिटिगेशन खत्म हुई, अच्छा साइन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा टैक्स जमा हुआ, यानी उस सारे के अंदर। फिर आपने जितनी पुरानी लिटिगेशंस थी, कोर्ट्स को डायरेक्शंस थी कि एक्सपेडाइट करके केसेस को डिस्पोज ऑफ करें। साहब खुद जो है उस पे बड़ी तेजी से उन्होंने कोर्ट्स को रिक्वेस्ट की कि जितनी भी जल्दी हो सकता है आप इसको सॉल्व करें, केसेस हल करें। उसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत बड़ी रिकवरीज हुई उस सारे के अंदर। अच्छा, ये सारी ने पूरी कर ली, इस 12,000 को करें। ये 12,000 कोई सिर्फ इस साल का टैक्स नहीं था जो आपने इकट्ठा किया है 12,000, आपने पिछले कई सालों की इकट्ठी हुई अमाउंट थी जो इस साल में आके इकट्ठी कर ली, तो बैकलॉग खत्म कर दिया, शामिल करके आपने टारगेट रखा। आपने शामिल कर। अब अगले साल में आपके पास ये बैकलॉग अवेलेबल नहीं होगा। नंबर 1 तो आप तो 14,000 की जब बात कर रहे हैं तो क्या आपकी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी? तो इकोनॉमी की ग्रोथ तो इतनी नहीं है कि कहां से टैक्स आ जाएगा। नंबर 1 तो यस, अगर तो फेडरल गवर्नमेंट इस पे डेडिकेट हो जाए, जो आज तक मुझे फ्रैंकली कभी भी प्रैक्टिकली कामयाब नहीं हुई, चाहे वो डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी, ताजर का स्टॉक काउंट करने की कोशिश की गई, आपको भी पता है कि मार्केट्स के अंदर क्या होता है, या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, टैक्स ताजर दो स्कीम लेके आती है तो उसके साथ क्या होता है। आपको मैं एक और बड़ी, सलमान भाई मजे की बात बताऊं, जब मैंने टैक्स का काम शुरू किया 92-93 में, खोखे वाला भी टैक्स देता था, आपको पता है। इस मुल्क के अंदर खोखे वाले को एक फिक्स टैक्स की स्कीम मिलती थी, जाके वो पोस्ट ऑफिस के अंदर एक टोकन जमा करवाता था, 2,000, 2,500 रुपए, 3,000 का वो होता था और वो दे रहा होता था। उसके बाद जब हमने नया निजाम लाए, सारा कुछ किया, वो सारे टैक्स पेयर्स हमने खत्म कर दिए, वो टैक्स नहीं दे रहे। अब उनको लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ताजे दौर स्कीम, जब भी आप किसी को ये कहेंगे कि मैं टैक्स
जो ऑफिसर है उससे आपका ऑडिट करवाऊंगा, उसको बैठ के वेरीफाई करवाऊंगा, आप टैक्स नहीं ले सकेंगे। ये आप जो मर्जी कर लें, आपको बैठना पड़ेगा, इनको साथ टैक्स नेट में लाने के लिए कोई भी स्कीम इनके साथ बैठ के बनानी पड़ेगी कि ओके आप ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दे दें, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स दे दें। लोग सेल्स के ऊपर आपको पता है टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं, क्यों? वो कहते हैं कि मुझे ऑफिसर के सामने ना जाने दें, मेरे से टैक्स लेना है ले लें। टैक्स देने से शायद वो तो हम फाइन की सूरत में भी यही करते हैं ना सर, मोटरवे पे फाइन हम कहते हैं भाई मुझे कहीं और जाके नहीं करना, अभी खड़े खड़े मुझसे जो है अभी ना, आप मेरे से ले लो। लेकिन लोग टैक्स देने में शायद इतनी हेजिटेशन ना हो, टैक्स दे दें, आप उसको किसी तरीके से ठीक है। टैक्स ऑफिसर के रहमो करम से जरा पीछे मैंने कर क्योंकि दें। ब्रेक पे जाना, सलमान शाह साहब की तरफ। सलमान साहब, सर लीकेजेस की बात हो रही है कि हुकूमत की प्रायोरिटी के लीकेजेस को रोका जाए, डू यू थिंक रोका गया मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर? और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो करंट इस सिनेरियो चल रहा है, डू यू थिंक कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा हुकूमती दावे के मुताबिक? नहीं, आई डोंट थिंक ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बातें हमने पहले सेगमेंट में की, अगर वो रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो ये आखिरी प्रोग्राम भी नहीं होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं और हुकूमत की जेबें भर रहे हैं, और हुकूमत की जेब में जो चीज़ जाती है उसका अवाम को फ़ायदा नहीं होता। तो ये इक्वेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। और अभी भी आप देख लें, जो भी आप अभी बात कर रहे थे कि ये टैक्स की आप एक किस्म की पंचायत लगा के टैक्स आधा ले लें आधा छोड़ दें, तो ये निज़ाम जो है ना, ये पंचायती निज़ाम नहीं चल सकता। अब आप इस दफ़ा आप ये कहते हैं कि जी ट्रांजैक्शंस नहीं होने देंगे। देखें, इकोनॉमी जो है वो चलती ट्रांजैक्शंस पे है। इकोनॉमिक GDP जब आप मेजर करते हैं तो वो आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को मेजर कर रहे होते हैं। अब अगर पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 2.5% टैक्स पेयर्स हैं और 98% सलमान साहब, सॉरी मैं आपको देते, इंटरप्ट करूंगा, बड़ा तो इंपॉर्टेंट 90 पॉइंट आप दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक ब्रेक हमने लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, 98% हेडलाइन जो ब्रेक। है 90। सर मैं दोबारा आपकी तरफ जरूर आऊंगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम तर निगाहें इस वक्त वज़ीर ख़जाना पर होंगी, क्योंकि से कुछ देर के बाद वो कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पेश करेंगे, बजट तकरीर करेंगे और बताएंगे कि अवाम के लिए इसमें क्या कुछ है। क्या ये बजट जिस पर IMF का साया है, क्या ये अवाम दोस्त है, हो सकता है, होगा या नहीं? हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ एक एक करके हम जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो बजट तजावीज़ सामने आ रही हैं वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दें। ये कहा जा रहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ है। अब क्या ये इन्फ्लेशन रेट जो है उसके हिसाब से है? क्या अगर यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को जो है 6% इजाफा दिया जाता है तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी इसको फॉलो किया जाएगा? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी महंगाई की शरह 6.2% तक महदूद रहने का तखमीना है, तो शायद इसी को देख के जो है वो इस को जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 6% इजाफा करने की तजवीज़ है। बेरोज़गारी की शरह जो है वो 5% है एज़ पर गवर्नमेंट, और तालीमी अखराजात GDP का 4% तक होंगे, ये बताया जा रहा है। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने का प्लान है, और इंपोर्टेड खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान है। तो ये फिलहाल वो तजावीज़ हैं जो कि ज़ाहिर सामने आ रही हैं। बजट जब स्पीच की जाएगी तो उसमें सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ हैं, शमसुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर इजाज़त दें आप सब, तो मैं खाकान नजीब साहब की तरफ जाना चाहूँगा। खाकान साहब, सर बड़ी माहिराना आपकी राय होती है, लेकिन कल आप फरमा रहे थे कि IMF ने मईशत को ICU से निकालकर ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है। इसे थोड़ा समझाएं, इसका क्या मतलब है खाकान साहब? सलमान, जब आपकी IMF से एंगेजमेंट टूटी थी लास्ट, तो मुल्क में डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। आज हम ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक फिजिकल स्पेस यानी कि मालियाती स्पेस भी मिल गई है। आपका 1000-1200 अरब तो सिर्फ जो आपका खर्चा है मार्कअप पे, वहीं पे बचत आ जाएगी। बाकी सब कुछ अगर मैं छोड़ भी दूँ, पाकिस्तान को एक टाइम और स्पेस इन टर्म्स ऑफ दी बैरूनी खसारे का संभलना, करंट अकाउंट का, और जो डेट्स वापस करने थे 20-22 अरब डॉलर के हर साल के,
वो भी रीप्रोफाइल हो गए हैं, तो वहाँ पे भी स्पेस मिल गई है। फिर आप ये देखिए कि जो ओवरऑल इस वक्त रुपया है उसमें एक स्टेबिलिटी है, और स्टेट बैंक हैज़ बीन एबल टू बिल्ड रिजर्व्स एट द बैक, जो इस वक्त मार्केट में एक फरावानी रही है या लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है डॉलर की। और लोगों के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ हुई है कि कीमतों के बढ़ने की शरह 29 और 24 थी पिछले 2 सालों में। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि 4.5-5% पे साल ख़त्म करेंगे, इसीलिए 6% जो है पेंशनर्स की या जो हमारे दोस्त काम करते हैं, बहनें काम करती हैं, उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ये आईसीयू की इकॉनमी नहीं है, ये ऑपरेशन टेबल की इकॉनमी है, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है सलमान कि मेरा जो टैक्स का निज़ाम है वो मसावी बन गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एक्सपेंडिचर साइड का जो फेडरल का रिफॉर्म है वो कर लिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अगर मैं जीडीपी ग्रोथ के एक्सेलरेटर पे पाँव रखूंगा तो दोबारा खसारा नहीं खड़ा हो जाएगा। मुझे अभी भी ये तीनों काम जो हैं करने हैं। ये जो तो इसको हम अगर आपकी टर्म को सिर्फ खान साहब, मैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था, क्या ये बेहतर नहीं होता? आप कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर से निकाल के हम आईसीयू में लेकर आ गए हैं, जो ऑपरेशन करना था, जो सर्जरी करनी थी फौरी वो कर दी है हुकूमत ने, डिफॉल्ट से बचा लिया। अब हम आईसीयू में हैं जहां पर इंटेंसिव केयर की जरूरत है, यहां पर ऐसे इकदाम करने होंगे कि हम रिकवरी मोड में आ जाएं और हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। देखिए, इंटेंसिव केयर जो होती है ना, उसमें आपके जो वाइटल्स हैं, जो मैक्रो स्टेबिलिटी है जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड प्रेशर, पल्स, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। पाकिस्तान की आज वो अनकंफर्टेबल नहीं है। मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो सर्टन है और मैक्रो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ चले आप इन टर्मिनोलॉजी में उसको कहें कि ऑपरेशन थिएटर की टेबल, क्योंकि अभी भी आपने जो टैक्स का निज़ाम है उस पर ऑपरेशन करना है। अब इससे क्या मतलब है, आज हम इसकी भी गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह टैक्स में आगे बढ़ेंगे, जितना मसावीपन दिखाएंगे ना इस बजट में, ये याद रखिए, इसका मतलब ये है कि सलमान पे 38.5% टैक्स है, रिटेलर और होलसेलर पे वो टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम वाला वो टैक्स नहीं दे रहा, कैपिटल गेन्स का प्रॉपर इजरा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है, ये रीजनली कंपेटिटिव नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि जितना मसावी निज़ाम बेस्ड ऑन व्हाट, जब वेल्थ क्रिएट होगी, जब इनकम क्रिएट होगी, उसको टैक्स करूंगा, ट्रांजैक्शनल टैक्स प्रॉपर्टी पे निकालूंगा। और जो इस वक्त कल एक फिगर आया है सलमान, आई वाज स्टन्ड टू सी दैट फिगर। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 5,800 अरब, ये जस्ट लिसन टू दिस फिगर, 21 अरब डॉलर की टैक्स की मरात जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। मैं समझता हूँ ये फिगर टोटली सही नहीं है। अगर जी अच्छा, अगर ये फिगर 21 नहीं है तो 15 अरब डॉलर होगा। सो आप जाके देखिए कि इनकम साइड पे, जीएसटी साइड पे, कस्टम्स पे क्या चीजें हैं। सो एक तो ये है सावी टैक्स का निजाम बनाइए और इससे जो रेट्स हैं वो नीचे लाइए। मसलन एक चीज मैं आपके चैनल पे कह देता हूं, आई थिंक 2 घंटे बाद आप सुन लेंगे, 200 अरब तक मेरा ख्याल है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो कम हो जाएंगी मुल्क में और हम एक टैरिफ की ईजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये एक अच्छा कदम होगा। कहने का मकसद ये है कि दिस इज द टाइम टू बेस ऑन साउंड इकोनॉमिक थॉट। थोड़ी देर आईएमएफ को साइड पे रखें, जो आईएमएफ के साथ करना था ना यार वो कर लिया है। अब आप आकर बताइए कि आप ताजिरों पे, अगर ताजिर दोस्त जो है उसको नहीं कामयाब कर सके, टैक्स छूट की बात की है, कल जब यानी कि वजीर खजाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो इक़्तिसादी सर्वे पेश कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2-3 उन पर जो हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के, हम ये कह लें, मिसाइल अटैक हुए हैं। जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं बड़े, जैसे शहबाज राना साहब हो गए, मेहताब हैदर साहब हो गए, सनाउल्लाह साहब हो गए, उन्होंने एक के बाद एक जो है ना वो मिसाइल फायर किया और उधर से जवाब यानी कि देखा जाए तो कुछ नहीं था वजीर खजाना की तरफ से। उनसे ये कहा गया कि जी ये जो आपने 2.7% दिखाई है, ये बेसिकली इसमें आपने आखिरी क्वार्टर को तो शामिल ही नहीं किया। वहां पर आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि 5.8% पे ग्रोथ होगी आखिरी क्वार्टर में, तो फिर वो एग्रीगेट करके 2.7 बनेगा, यानी वहां पर अजम्पशन की बुनियाद पे हो रहा है। और उस पर वजीर खजाना ने यह भी कहा, बजाय आई डोंट नो, शायद वो उन्होंने दुरुस्त बात होती है उनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम स्टीयरिंग कमेटी बना देते हैं, आप लोगों के साथ हमने काम करना है, आप हमें मजीद बताइए। नहीं, वो खुद भी क्या आपके ख्याल में कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, एक तो बात यह है
कि 2% ग्रोथ हो या 2.5% ग्रोथ हो, चले मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये 2% होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि जो आखिरी क्वार्टर है वो पीबीएस ने ग्रोथ ली है 5.25% की, यानी कि जो आखिरी क्वार्टर में, और उससे पहली जो ग्रोथ है वो चूंकि कम आ रही है, तो एक सवाल उठ रहा है कि आखिरी क्वार्टर कैसे 3 गुना ग्रोथ हो जाएगी कंपेयर टू द लास्ट 3 क्वार्टर्स। ये बात ठीक है, सो ऐसा शायद नहीं होगा। अच्छा सलमान, मान लें कि एंड करते हैं हम 2% ग्रोथ पे, 2 हो या 2.5 हो, नौकरियां तो 5-6 लाख ही निकलेंगी, फिर भी आपको नौकरियां बनानी है 20-30 लाख। असल बात यह है कि अब फिर हम कंसंट्रेट करें कि अगर ये बात मान ली जाए कि पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ, कि जो हमारा सेटअप है, हम जैसे ही ग्रोथ करना शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस खड़ा होता है एंड वी आर बैक टू द आई। सो इस बजट में क्या होना चाहिए, सवाल मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में हल चीजें इसलिए नहीं हो रही कि हम गवर्नेंस को ना इतने इश्यूज में कंफ्यूज। आज मेरी और आपकी गुफ्तगू ये नहीं हो सकती कि मैं एनर्जी सेक्टर के रिकवरीज कैसे करूंगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैंने आपको एक टैक्स रिफॉर्म बताया, मैं आपको एक गुड ये ग्रोथ एक तरफ अगर होता ना खाकान साहब तो हम समझते हैं। मैं जरा जावेद बलवानी साहब जो कि सदर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनकी तरफ ये क्वेश्चन लेके जाता हूं। सर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शो हो रही है नेगेटिव में, यानी 1.53 गालिबन जो है वो नेगेटिव में आ रही है, और जो स्मॉल यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पर हम शो कर रहे हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं, वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। हम कह रहे हैं कि जी हमारी जो अजनास हैं उसमें नुकसान हुआ है, ज़रूरी सेक्टर जो है हमारा उसमें क्रॉप्स वैसी नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, उसमें भी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी लाइव स्टॉक जो है उसमें इजाफा हो गया है। ये हम मिक्स एंड मैच करके क्या हम नंबर से खेल रहे हैं या वाकई ये जनरली सब कुछ हुआ है? जावेद साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आपकी पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, कोई तकरीबन 13.5%। जी हाँ, इस तरह लार्ज स्केल का आपने बात किया, इस तरह आपने जो है आप नेपरा को देख लें तो नेपरा कह रही है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी आपकी कम हुई है इंडस्ट्री में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुई है, क्रॉप्स जो मेजर 5 क्रॉप्स होती हैं वो नेगेटिव। आप कॉटन में जाएं, कॉटन तो 90s में जो हमारी क्रॉप होती थी वहां पहुंच गए हैं, और कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो पूरे मुल्क की क्रॉप को कंट्रोल कर रहा हो, पहले से बोल सके कि ये क्रॉप इस साल इतनी होगी। पाकिस्तान में लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि क्रॉप जब आएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्रॉप कितनी हुई है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, और 18th अमेंडमेंट के बाद तो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोविंस में चले गया। तो बिल्कुल ही पहले जब फेडरल में था जब भी कंट्रोल नहीं था, अब तो कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब ये ज़बानी जमा खर्ची जैसे कि कल मीडिया के लोगों ने सवाल किए और आप सही बात कर रहे हैं, मैंने भी ये बात की, और जहाँ भी हम बिजनेस कम्युनिटी आपस में बात कर रही है वो तो यही कह रही है कि बजट देखो ना, ईद के दिनों में और ईद के फौरन बाद अनाउंस करने का मकसद भी यही था कि लोग अपनी ईद के उसके अंदर उलझे हुए होंगे, हम बजट अनाउंस कर देंगे, हम बातें कर लेंगे। आप देखें मीडिया वाले ईद के दिन फोन कर रहे थे, साहब आप आ जाएं। हम बोले यार आप ईद नहीं बनाते, बोले यार हम तो खुद परेशान हैं। ये हमेशा गवर्नमेंट ने जब कोई ऐसा काम करना होता है तो वो 27वीं शब को करेंगे, 21वीं शब को करेंगे, या ताक रातों में या रमजान के बड़े दिनों में करेंगे जब बजट ऐसा देना हो। अब देखें, आप फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम भी बजट के अंदर और बजट से पहले जो स्पीचेस की थी वो लोगों के पास सोशल मीडिया में चल रही हैं। उसमें एक्सपोर्ट की बात की थी कि ईएफएस की लोकल परचेजिंग को नहीं छेड़ेंगे, स्टेशनरी को हम नहीं छेड़ेंगे, वो सबको इन्होंने चेंज किया। जब बाद में पूछा गया कि भाई ये क्या मसला है, बोले ये फाटा पाटा का मसला है। अब इस बार भी मैंने सुना है कि फाटा पाटा वालों की बड़ी इनके साथ अलेग चलेग हुई है और उसके बाद काफ़ी चेंजिंग की गई हैं। अब पता नहीं क्या मालूम, मगर हम तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग तो इसे कहते हैं कि जो सारे फ्रॉड फिगर्स हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आती। ये देखो ना, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह बातें कर रहे हैं, वादे का सौदा, आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज में होता है फॉरवर्ड बुकिंग, फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर कोई फॉरवर्ड बुकिंग होती है क्या? वादे के सौदे होते हैं क्या सर? लेकिन अभी स्टॉक मार्केट तो बड़ा पॉजिटिव शो कर रही है, अभी तो बजट आया नहीं है, और अक्सर ऐसे ही देखा गया है कि जब कोई पॉजिटिव खबर आने वाली होती है तो स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, वहां पर उसका रिएक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। भाई स्टॉक एक्सचेंज का कोई बैरोमीटर है पाकिस्तान में? क्रिकेट का मैच जीते हैं स्टॉक एक्सचेंज
ऊपर चले जाती है यार। दुनिया में कहाँ होता है जंग जीतते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, सही कह रहे ऊपर चले जाए यार। हैं। अच्छा सर, साथ ही रहिएगा। माहिर मईशत जफर बराजा साहब उनकी तरफ ये तमाम सूरत लेके जाते हैं। जफर साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या किसी रिलीफ की उम्मीद रखें इस बजट में, जहाँ पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि जी ये जो नंबर्स हैं बकौल कुछ जो माहिरीन हैं उनके कि जी ये फ्रॉड है, ये फर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो यानी कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वो सिर्फ एक शोशा है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब वाकई हुकूमत अभी अभी एक जंग लड़के गुजरी है, हम उम्मीद रखें कि सर कोई अवाम को रिलीफ मिल सकता है इस बजट में या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, मैं खाकान भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बेहतरीन हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं और पाकिस्तान ओवरऑल एक वसाइल से मालामाल मुल्क है, हर तरह कुदरती भी और मार्केट भी। अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया की आबादी के हिसाब से 5वीं बड़ी मार्केट है। और जहां तक बात है सारा बोझ हुकूमत पे डाल देना, ये भी गैर मुनासिब बात है। देखिए, हम वो लोग हैं, एक तो मैं समझता हूँ हम लोग थैंकलेस लोग हैं पाकिस्तानी। अच्छा। दूसरी बात, हमको अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज याद नहीं है। ठीक। तो ताली दोनों हाथ से बचती है। जहां तक बात है हुकूमत की, ठीक है, वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज है, कमजोरियां हैं, लीकेजेस हैं, करप्शन है। अगर ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है हमारा, अगर इसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो भी ये मसाइल रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लीकेजेस बंद नहीं करेंगे, करप्शन बंद नहीं करेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चालू किए हुए हमने, बेनज़ीर, सेहत, ट्रैक्टर, ज़राअत, ये बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि इन प्रोग्राम्स को के ऊपर जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर आप मजीद टैक्स लगाते हैं। जैसे पेट्रोलियम लेवी लगा दी, तो वो आप चीज़ें हटा के डायरेक्ट लोगों को रिलीफ दे दें। आम आदमी को 20 से 25 हज़ार रुपया पर फैमिली बचत होती है। अब हम आ जाते हैं कारोबार की तरफ। तो जो हमारा जीडीपी का 18% है रिटेल सेक्टर, वो टैक्स नहीं देता। उसने सिर्फ और सिर्फ 35 अरब रुपया टैक्स दिया है, या 36 अरब। ज़राअत है 22% है आपका जीडीपी का, उसने 1% टैक्स दिया है, 1 अरब रुपया टैक्स। कॉर्पोरेट सेक्टर ने टैक्स दिया है फिर ज्यादा। फिर उसके बाद जो सैलरीड क्लास है उसने 500 अरब रुपया टैक्स दिया है। तो ये भी सारी बातें हैं जो हमको देखनी चाहिए। अब आ गई बात आईपीपीस की, वो इशराफिया की है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जैसे मेरे भाई जावेद बिलवानी ने कहा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात कही है कि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। या और जो आपकी एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट 18 बिलियन डॉलर की सालाना की आप जो एलीट क्लास को सब्सिडीज देते हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, जबकि 1-1.5 बिलियन डॉलर के लिए हम मारे घूमते हैं। अच्छा, अब जो हमारे जो हालात बेहतर हुए हैं, जो पिछली हुकूमत थी उसके बाद फील्ड मार्शल और हमारी स्टेट बैंक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, उससे हालात ठीक हुए। हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, अच्छी बात है, उसी पॉलिसी को लेके चल रही है। मुझे भी उम्मीद है लेके चलेगी। मतलब सर आप रहे कि जो हुकूमत की डायरेक्शन है वो कम से कम दुरुस्त है, सही डायरेक्शन में जा रही है हुकूमत। ये जी, मैं ये समझता हूँ दुरुस्त में जा रही है और उसको मजीद ठीक करने की जरूरत है। वो हमारा काम है। हमारे चैम्बर कॉमर्स हो, हमारे फेडरेशंस हो, हमारी ट्रेड यूनियंस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो, उनको हुकूमत का या सरकारी लोगों का या सियासी जमातों का घेराव करना है और अवेयरनेस पैदा करनी है अवाम में, दोनों तरफ, ड्यूटीज भी और अपने राइट्स भी।
दोनों चीजों में हमने अवेयरनेस पैदा करनी है। अब आप देखिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, सर हमने कोशिश तो की अवेयरनेस पैदा करने की, लेकिन अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो फिर उसमें किसका कसूर है? अगर ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो नाकाम हो जाती है, आप उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं या सरासर वो इनकारी है कि नहीं जी हमने तो टैक्स नहीं देना, या वो ये जवाब बना लें कि क्योंकि मुश्किल इतना है प्रोसेस कि हम उस प्रोसेस से गुजरने में हमें जो तकलीफ परेशानी होती है कम से कम उसको आसान किया जाए, और वो काम ज़ाहिर है FBR का करने का है, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? आपकी बात वजह है। देखिए ये बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी बेस। आप अगर आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, हमारे पास नादरा का बेहतरीन डाटा मौजूद है दुनिया का। अगर आप आईडी कार्ड नंबर डालें तो उसका आदमी का पूरा लाइफस्टाइल, उसकी हर चीज, एसेट्स और उसकी फैमिली का पूरा आपको डाटा मिल जाता है। यहाँ बिल नहीं है, यहाँ माफियाज हैं, उसके अंदर कारोबारी लोग, वकला, FBR, सियासी जमातें, वॉरलॉर्ड सब शामिल है। देखिए टैक्स लेना कोई मसला नहीं है। अब आप फाइलर नॉन फाइलर की रिजीम से बाहर आ जाएं, वो बहुत जमाना कदीम की बात है। अब आपको बाहर आना होगा। जब आप नॉन फाइलर को का बिल्कुल सोशल बाइकाट करेंगे तो वो फाइलर बनेगा। और जैसे कि हमारे यहाँ बात हुई कि जी इशराफिया को, या हमारी बात हुई अफगान ट्रेड ट्रांजिट की, या ईरान के साथ, या जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं उनको ठीक करने की पहले से बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो डॉलर था 350 का था, आज 280 का है। ठीक है, आपका रेवेन्यू बढ़ा है, आपका स्मगलिंग कम हुआ है। ठीक है सर, मैं आपने पॉइंट दिया, मैं जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ शमसुल इस्लाम साहब की तरफ। शम्स साहब, सर ज़रूरी टैक्स की ज़ाहिर है बात हो रही है, चारों सूबाई असम्बलियों से हो गया, ज़ाहिर है IMF ने कहा था करना था, जिस तरह से किया गया मजबूरी उस पर जाहिर की गई। मुराद अली शाह साहब हों, उन्होंने भी यही कहा कि जी क्योंकि हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दी गई, हमें तो करना ही करना है। सवाल यहाँ पर यह है कि सर जो ज़राअत का सेक्टर अभी डिक्लाइन में है, ये ज़रूरी टैक्स आपके ख्याल में एक तो ये कि लागू हो सकेगा, लोग देंगे, दे रहे हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है आखिरी तारीख इसकी 30 जून 2025 है कि आपने सिस्टम बनाना है, एक जामे प्लान बनाना है जिसमें रिटर्न फाइलिंग, टैक्स दहिंदा की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन, आगाही मुहिम और तामील में बेहतरी लाने के ये सारे मंसूबे शामिल हैं। तो आपको लगता है कि इसका भी जो नतीजा है वो यानी एंड रिजल्ट जो है वो कंज्यूमर ही भुगतेगा? देखिए जी, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। 1% अगर टैक्स दे रही है ज़राअत का सेक्टर और 22% उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन है तो ये अनफेयर है। उसके ऊपर टैक्स लगा के, लेकिन इसको टैक्स लगाया कैसे जाएगा? सोचने की बात वो है कि एग्रेरियन बैकग्राउंड के आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं 60% से ज़्यादा, वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। सर कौमी असेंबली में 120 की तादाद है मेंबर्स, और आप देखें जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी अक्सरियत जो है वो भी एग्रेरियन बैकग्राउंड की है। तो ये टैक्स जिस तरह से लगाया जाएगा और फिर वसूल कैसे होगा ये आप बाद में देखेंगे कि क्या अंजाम होगा। ये ताजिर दोस्त वाला जो ताजिर दोस्त ऐप लगा और ताजिर दोस्त स्कीम आई, ये वैसा ही होगा। क्योंकि आप देखें ना, जिस सेक्टर को आप कोशिश करेंगे कि एक गलत तरीके से आप उसको एकदम से टैक्स का बोझ बढ़ाएं तो वो कभी नहीं आएगा। आप टैक्स रेट को बेसिकली उसको नीचे लेकर आए, जो OECD कंट्रीज में 15 से 17% के लेवल पे बात की जाती है उस पे लेकर आए, और तमाम सेक्टर्स को एक ही लेवल पे रखें। जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाएं। ये जो अजम्पशन बेस्ड आपने टैक्स लगाए हुए हैं कि आपने जितनी ट्रांजैक्शन की उसके ऊपर एट सोर्स टैक्स लगा दिया, ये गलत है। हमने जब से ये इंट्रोड्यूस कराया है रिग्रेसिव टैक्सेशन का, एट सोर्स डिडक्शन का, उसके बाद से आप देखें पाकिस्तान में FDI नहीं आई। पाकिस्तान की लोकल इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ही कम होके रह गई है। और अभी जो सलमान साहब भी आपके सामने बात कर रहे थे, आप पर आप देखें कि जब आपका इन्वेस्टमेंट लोकल, अगर इन्वेस्टर अपना सरमायादार वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बाहर वाले कैसे आएंगे? बाहर के इन्वेस्टर ये दे आर लाइक अ बर्ड्स, वो देखेंगे कि लोकल अगर कमा रहा है तो फिर वो लैंड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। मैं क्विकली जरा जस्टिस बनाना, थोड़ा सा टाइम जरा थोड़ा सा तेज चलते हैं अवैस साहब की तरफ। सर जो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आप बाहर वाले को कैसे राग़िब करेंगे? लाख आप कोशिश कर लें, बिलाल बिन साकिब साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम क्रिप्टो के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, FDI जो है वो आएगी, लेकिन
यूट्यूबर्स हों, फ्रीलांसर्स हों, नॉन ये फाइलर्स, चलो ठीक है, उनको टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ है। सर जो हमारा इस वक्त आईटी सेक्टर है वो तो एक्सेल कर रहा है ना, उसने तो यानी कि $3 अरब गालिबन जो है वो इंडस्ट्री है इस वक्त। तो आप फिर कैसे करेंगे, यानी कि वो लोग जो यहाँ पर तंग हैं, परेशान हैं, या टैक्सेस से यानी कि उनको तकलीफ है, तो वो भी तो फिर बाहर निकलने की बात करते हैं ना, और आदादो शुमारते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, वो कहते हैं कम वहाँ बाहर जाएंगे, कम टैक्स देंगे। मैं एक चीज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपकी पिछली आपको गुफ्तगू रोक पे कौन सकता है, एक मुझे ये बात बता पहले दें, आपको रोक कौन सकता है? अभी आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात जी कर हाँ, रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर टैक्स का रेट पता है क्या है? 6 लाख से जी ऊपर हाँ, 5%। वही है जो कि जरा सुनिएगा, तनख्वाह के ऊपर 32 है। लाख से ऊपर 40%, 56 लाख से ऊपर 45%। सुपर टैक्स है वो। ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो लगाया है, आप जरा ये 56 लाख को जरा डिवाइड करें 12 से, ये 5-5.5 लाख रुपए महीना बनता है। इसके ऊपर अगर किसी की इनकम है तो यानी 45% उसने गवर्नमेंट को देना है। जरा यानी आप अच्छा, इसी को पंजाब शामिल नहीं है सर? जी पंजाब के रेट की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पंजाब की बात। अच्छा, जी पंजाब का 24 में, पंजाब का भी 25 में एक्ट अप्रूव हो गया है ये। अच्छा, एक और पंजाब ने सबसे पहले किया था ना, ठीक है, लेकिन डिटेल्स नहीं आई थी। नहीं टैक्स रेट आ गए हैं, सारी चीज आ गई है, ये रेट है। अच्छा, ये मैं आपको एक और भी परसेप्शन, पंजाब में तो बड़ा पुराना एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है, इसके रेट पहले 20% होते थे, जो एक्सट्रीम रेट होता था, कलेक्शन नहीं होती थी, लॉ मौजूद था, कलेक्शन नहीं थी। आज आपने रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए और आप कह रहे हैं कलेक्शन कर लेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद खाम ख्याली है। एक तो ये रेट अनरीजनेबल है, यानी ये होने नहीं चाहिए ये चीज कि आप किसी को ये कहें कि ये चीज हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगेन वही बात है, कभी आपने किसी किसान को जाके सपोर्ट दी है कि आपको ये बताया गया कि कौन सा सीड बेहतर है, कौन सी वो तो ये क्यों क्रॉप्स गिर रही हैं, एग्रीकल्चर क्यों नेगेटिव जा रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर में R&D नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो रही किसान की जाके। आपका हमसाया मुल्क है, उनकी यील्ड्स जो है वो हमारे से 4 गुना ज्यादा है। हमारी पंजाब और उनका पंजाब की लैंड तो एक जैसी है, उनकी यील्ड हमारे से 4 गुना ज्यादा है, हमारी यील्ड 4 गुना कम है। सबसे बड़ा मसला वैसा एग्री करेंगे IMF है ना, वो सपोर्ट प्राइस को वो नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता वो। पिछले साल गंदम के साथ जो कुछ हुआ, इस साल जो कुछ गंदम के साथ हुआ, लोग गंदम उगाना छोड़ देंगे। हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए गंदम को इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम किस चीज की प्राइड, किस चीज का फील करते हैं? यानी ये जो चीजें आ रही हैं वो सारी। दूसरी तरफ जब मैं आता हूं आपके जो टैक्सेस की तरफ आ रही है, देखें, जब तक आप टैक्स में बिजनेसमैन और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी कोई स्कीम अप्रूव नहीं होगी। अच्छा। जो मर्जी आप कर लें, हमारे यहाँ ताजिर बहरहाल जो भी है वो मुत्तहिद है, वो शटर डाउन हड़ताल करता है, गवर्नमेंट सब पीछे हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। अब उसका हल क्या? हल यही है कि आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो आपको टैक्स दे देंगे, मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट हूं, वो आपको टैक्स दे देंगे, सब्जेक्ट टू के आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे दें कि जनाब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके कुछ साल के लिए ऑडिट नहीं खोले जाएंगे, आप इतना टैक्स मिनिमम देंगे, मार्केट्स के साथ बैठें, चेंबर्स के साथ बैठें। आपको पता है लाहौर चेंबर का मेंबर नहीं बन सकता कोई बिजनेसमैन जब तक रिटर्न नहीं फाइल करता। आप जरा देखें, चेंबर अगर ये इंप्लीमेंट कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट कर सकती? दूसरा आपको एक बात बताऊं, आपने कितनी देर से फाइलर नॉन फाइलर का ट्रेंड ओपन किया हुआ है? ये क्यों हुआ था? पहले दिन जब हुआ था, हमारी पॉलिसी विंग के साथ बात हुई, FBR के साथ, उन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फाइलर करेंगे। आपको तो टैक्स रेट एक लाइन क्रिएट करनी थी डिफरेंस के, से फाइलर का 2% है तो उसका 2.1 ले लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। फिर FBR से पूछें कि जनाब आपने कितने लोग नॉन फाइलर थे, उनको फाइलर बना दिया। ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। फ्रैंकली आज तक जो FBR है वो गवर्नमेंट को राइट साइड की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, काम नहीं करने देता। उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ हर वक्त इस चीज पे घूमे रहते हैं कि आपका बजट नहीं, आपका बजट 13,000 अरब है, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपने IMF को दिखाना है। देखें, FBR में मैं ये नहीं कहता काबिल नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्रीम होती है जो इलेक्ट होके, वो जो आपके प्रोसीजर से आ रही होती है, लेकिन
क्या ये टेक्निकल लोग होते हैं? क्या अगर डॉक्टर को आप कहें कि बैठ के टैक्स का निज़ाम ठीक कर दे, इंजीनियर को कह दें कि टैक्स का ठीक कर दे, तो क्या ये बेहतर होगा या रेलेवेंट प्रोफेशन के लोगों को लाया जाए और ये उनसे बातें बैठ आप के कर वो रहे हैं, सारी चीजें की बड़ी जाए? सीरियस बात है, लेकिन वो मज़राए मजाक कि ये बकरीद के दिनों में आपने किए, क्योंकि यहाँ पर जब सीजन आता है तो हर बंदा जो है वो कसाई बन जाता है। तो हमारा मुल्क तो एडहॉकिज्म पे चल रहा होता है ना, हम तो चलिए ऐसे रहे। खाकान साहब की तरफ। सर खाकान साहब, एक IMF की मैं शर्त देख रहा था कि बिजली और गैस के लिए सालाना बुनियादों पर टैरिफ पर नजरसानी की ये शर्त लगाई गई थी, वो 11 शराइत में शामिल है। तो हम ये समझें कि जो बिजली और गैस की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं आपके ख्याल में, ये जो अब बजट आ रहा है आज इसमें? सलमान, निहायत ही अदब से पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमत का तयन और IMF का उसमें कोई हाथ तकरीबन ना होने के बराबर होता है। ये आसान बात इस तरह से है कि 11 डिस्कोस पाकिस्तान के नेपरा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर एक पटिशन फाइल करते हैं कि हमें ये टैरिफ चाहिए, और वो टैरिफ नेपरा दे देता है, और उसके बाद मिनिस्ट्री पाकिस्तान की एनर्जी की जो है उस टैरिफ को लागू करती है। मुझे बता दें कि इसमें IMF का क्या रोल है, पर आप करते ये हैं कि जब टैरिफ बढ़ जाता है तो आप उसको लागू नहीं करते सलमान पर और उसको प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज सलमान आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो फिर IMF एंटर करता है और वो कहता है कि भाई 100 रुपये कलेक्ट करने थे, आप 80 कलेक्ट कर रहे हैं, 20 सर्कुलर डेट में जा रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? सो प्लीज़ इस चीज़ को, एक तो हर चीज़ ये कह देना कि IMF ने कहा है, ये आई एम दैट पर्सन। पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी में एक IMF की एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म की कंप्लीट की है, वो 13-16 की थी। मैंने वो एंकर की है उस कोर टीम में पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। मैं नेपरा का टैरिफ उनको बता देता था और उनको ये कहता था कि इसमें से इतना हम फिजिकल में से लेना चाहते हैं, उस पर तो मैं बहस कर सकता हूं उनसे, पर पाकिस्तान की टैरिफ सेटिंग में अब ये जुमला जो आपने पढ़ा है, उन्होंने क्या कहा है आपको? उन्होंने कहा है कि जो नेपरा और ओगरा टैरिफ देंगे आप उसके मुताबिक जो सब्सिडी देना चाहें वो दे के प्लीज उसका इजरा कर दें। मुझे बता दें कि इसमें नेपरा यहाँ ओगरा ही सेट कर रहे हैं। सो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि जहाँ देखें पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है ना, कि हम बार बार गवर्नेंस के बड़े इश्यूज में जो पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि आज दोपहर को बजट में क्या चाहिए। अगर आपको मसावी टैक्सेशन चाहिए, और टैक्सेशन का जो रेट है, मैं कहता हूँ कि 45% मैन्युफैक्चरिंग पे भी नीचे आना चाहिए। सलमान की जो 38.5, सलमान सबसे अच्छा एंकर है, वो 38.5% टैक्सेशन के ब्रैकेट में है, उसका भी टैक्स नीचे आना चाहिए। नीचे की जो 50,000 की सतह है जिसपे हम टैक्स नहीं लेते, यानी कि दैट्स द थ्रेशोल्ड जहाँ पे हम टैक्स शुरू करते हैं, उसको 75 हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये स्पेस भी है, वक्त भी है, दस्तूर भी है। जैसे कहते हैं ना, वो एक गज़ल थी, we must do it, but at the same time we must remember कि हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी है। ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर कि इस मुल्क का जो ताजिर है, ये कहना कि वो टैक्स देने के लिए खड़ा हुआ है, 3 दफ़ा हमने 1000-2000 छोटे टैक्सेस लागू किए, आपको याद है ना, कि उसको विड्रॉ करना पड़ा था। सो अब भी ताजिर 2 स्कीम में 35 लाख रुपए आया है, जबकि सलमान ने और हमने मिलके 500 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया है। सो प्लीज थिंक थ्रू कि इतना भी आसान नहीं है कि सारे खड़े हैं और कह रहे हैं कि वेरी गुड। अच्छा, एक ये बात। दूसरी साइड, हमें आज दोपहर को जब बजट को जज करना है ना, वो इस तरह करना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्या उसने उस पर पैसे रिस्ट्रिक्ट किए, क्या जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब वो है वो प्रोविंसेस ने शेयर किया, क्या डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ मूव किया, क्या डेट सर्विसिंग में रीप्रोफाइलिंग करके पैसे बचाए। यानी कि एक एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। देखें, बात यह है कि जब भी कोई बात होती है ना, क्यों गवर्नेंस के मसले नहीं हल होते? हम पूरे पाकिस्तान के मसाइल आज के बजट में नहीं हल करेंगे। हम जो बजट में प्रोविजंस देंगे वो पाकिस्तान को ग्रोथ में भी, टैक्सेशन में भी और एक्सपेंडिचर साइड में भी आगे मूव करेगा। क्या ये चीज़ें आज बजट में दिखाई दें? और सबसे बढ़ के बात ये कि देखिए, अब अगर आज अथॉरिटीज़ घबरा के बजट देंगी या बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगी, तो फिर कभी भी ये टाइम नहीं आएगा। 78 साल में कॉन्स्टलेशन इतनी अच्छी नहीं आई कि आप एक आखिरी बात, कॉन्स्टलेशन ये है कि आपकी स्टेबिलिटी भी है, साथ आपके एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी है,
दुनिया साथ खड़ी है और ये कह रही है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, तो लेट्स गो अहेड एंड डू द सर्जरी दैट इज नीडेड एंड आई रियली होप कि वील मूव टुवर्ड्स इट। एक चीज जो आज आपको बजट में दिखाई देगी वो मैं कह दूं, वो ये है कि जो इंपोर्ट टैरिफ हैं वो आपको 200 अरब के करीब कम होते हुए दिखाई देंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि हमने इतना कन्विंस कर दिया है अथॉरिटीज को कि इस तरफ मूव करना है टू मेक आवर इंडस्ट्री कम्पिटिटिव। ठीक है, अच्छा आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन अलमिया ये होता है जावेद साहब कि किसी एक तरफ जब आप कोई इक़दाम करते हैं, कोई आप रिलीफ देते हैं, तो वो दूसरे यानी कि तरफ जो है वो थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है उसके ऊपर। मैं मिसाल दे देता हूँ, अब ये कहा जा रहा है कि जी 3 साल से 5 साल तक की जो गाड़ी है दरामद करने की इजाज़त थी, यानी कि उस पर पाबंदी थी, उसकी इजाज़त दी जाए। उससे क्या होगा कि इंपोर्टेड गाड़ी कह रहे हैं कि सस्ती हो जाएगी, लेकिन जो फिर आपकी लोकल जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वहाँ से एतराज़ आता है कि जी हम लोग जो हैं फिर क्या करें, हम लोग हमें जो है वो फिर आप यानी कि नुकसान में डाल रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो तो फिर पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बोल्ड स्टेप्स हैं क्या सर जिसका इशारा दे रहे हैं खाकान नजीब साहब आपके ख्याल में? जावेद साहब देखें, खाकान नजीब साहब ने अपनी जगह बातें सब सही की हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 75 साल से बजट अनाउंस कर रहे हैं, जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो आज तक सक्सेस नहीं हुए। जो टारगेट बनाते हैं आज तक सक्सेस नहीं होते, इसका मतलब है कि फेलियर है ये। इनके टारगेट भी सही नहीं होते, सक्सेस नहीं होते, और ये जो प्लानिंग करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ कागज़ों में प्लानिंग होती है। प्रैक्टिकली जैसे हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ानी होती है या कोई चीज़ करनी होती है, तो उसकी सारे हर तरफ से प्लानिंग करते हैं। जब उसकी प्लानिंग हर तरफ से होती है तो हम वो टारगेट अचीव करते हैं। हमारे यहाँ बजट अनाउंस होता है और टारगेट अचीव क्यों नहीं होता? और आपके ख्याल में प्लानिंग के जब प्लानिंग होती है, अगर होती है, तो उसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है आपके ख्याल में? स्टेक होल्डर को शामिल नहीं किया जाता, असल प्रॉब्लम ही यही है। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं उसकी दुनिया में मिसाल मिलती है कि दुनिया में इसने बड़े पैमाने में फिलॉन्थ्रोपिस्ट का काम जैसे कराची में और पाकिस्तान में होता है, वो कहीं नहीं होता। जब लोग अल्लाह की राह में इतने पैसे देने को तैयार हैं तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं देते? ये सवालिया निशान है। बिल्कुल बिल्कुल, कि गवर्नमेंट को डिलीवरी नहीं करती, गवर्नमेंट की डिलीवरी नहीं है। आप मुझे बताएं, बजट अनाउंस होने से पहले असेंबली में तनख्वाहें बढ़ा दी गई, स्पीकर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, गाड़ियां खरीदी गई। आप मुझे ये बताएं, अभी बजट आ रहा है, बजट के बाद बजट में रख के करते। अब बजट में आप बोलेंगे खर्चे। आप मुझे बताएं, आप और मैं अगर हमारा इनकम कम हो जाए तो हम अपने घर के खर्चे कम करते नहीं करते? गवर्नमेंट ने क्या खर्चे कम किए? गवर्नमेंट तो खर्चे बढ़ाती ही जा रही है, बढ़ाती जा रही है। देखिए, हम कितने साल से गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप वन पूल के अंदर सब डाल देते हो, जिसमें कुछ नजर नहीं आता किधर से क्या आया, किधर क्या। सर लेकिन हुकूमत का तो एक सबसे बड़ा जो जवाब होता है वो ये कहती है, फेडरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो कहती है कि जी हम तो ज़ाहिर है सूबों को दे देते हैं तो फेडरल के पास बचता ही नहीं है। सर एक ब्रेक लेते हैं, आप सबसे दरख्वास्त साथ रहिएगा, हमारी ट्रांसमिशन जारी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बजट पे हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। आज शाम को बजट पेश किया जाएगा, देखते हैं अवाम के लिए उसमें क्या कुछ जो है वो रिलीफ आता है। बहरहाल खाकान नजीब साहब जो हैं वो कुछ रिलीफ की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ की गालिबन मद में। खाकान साहब, सर ICU से निकल आए, ऑपरेशन थिएटर में आ गए या ऑपरेशन थिएटर से ICU में आ गए, जनरल वार्ड में कब आएगी सर इकॉनमी? ये बता दें, हम कब बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? अभी मजीद कितना टाइम लगेगा? Salman, that's a seriously good question and that really depends कि आज बजट में कितना रिफॉर्म ओरिएंटेड जो आप स्ट्रक्चर्स हैं वो सामने रखते हैं। देखिए, मुझे इससे लागू नहीं है कि आपने 2%, 2.5% ग्रोथ की। जब मुझे ग्रोथ चाहिए 7% की, तो आप मुझे आज इस बजट में वो रिफॉर्म दिखाइए कि मैं अगले 2 से 3 साल में 7% की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबली अचीव कर सकूं। नाउ दैट इज़ द रियल थिंग। और ये बात जो जावेद साहब और दूसरे दोस्त ज़फ़र भाई भी कर रहे हैं, देखिए असल प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी पॉलिसी साजी करते हैं, एक तो हम दूरस्त नहीं करते, वो दुरुस्त है, पर हम ताजिर दोस्त स्कीम ले लें,
हम बहुत सी ऐसी चीज़ें ले लें, हम ये देखते हैं कि वो पॉलिसी साजी में वो नफासत या वो डेप्थ नहीं होती कि हम उनको अमली जामा पहना सकें। अभी जो एक और ये तजवीज़ आ रही है कि जी पेट्रोल जो डलवाएगा वो अगर कैश पे कर रहा है तो वो 2 रुपए ऊपर देगा, कार्ड पे कर रहा है, ये आपको फिजिबल लग रहा है खाकान साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग? सर मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था द न्यूज़ में, आप पढ़िएगा, मैंने उसमें बजट की हर चीज़ एक्सप्लेन किया है, व्हाट आई वुड हैव वांटेड इन। तो मैंने उसमें इसका बिल्कुल रिवर्स कहा है कि आप अपनी थिंकिंग चेंज करें। सलमान जाते हैं और सलमान कहते हैं कि मैं कैश में पे करना चाहता हूं, आप नहीं शो करना चाहते, तो आपसे 78 रुपये PDL लेनी चाहिए आज के मुताबिक। खाकान वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो रास्त QR कोड है, वो कुछ भी नहीं है, मोबाइल पे एक ऐप है जो मैंने यूज़ करनी है, मैं 1 सेकंड में PSO या शेल के पंप को वो पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं जब वो करता हूँ तो आप मुझे कहेंगे ओके 70 रुपये पे हम आपको PDL देंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए जो मेरी ट्रांजैक्शन है कि मैं महीने में 40,000 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वहाँ पे आ जाएगी। सो डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। पाकिस्तान आज तक पनिश करके लोगों को लाइन में खड़ा करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को इंसेंटिवाइज करके लाइन में खड़ा करें ताकि वो बिलीव करें कि स्टेट उनको एक साथ चलने का, ये जो जिसे कहते हैं ना एक मुआहदा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कह रही है कि आपने QR कोड से दिया, आप बताना चाहते हैं पॉलिटिकली भी अगर लें खाकान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, तो अवाम कम से कम ये कह सकें कि जी रियासत होगी माँ के जैसी, जो हमेशा ये कहा जाता है। सर एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन ब्रेक, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं इसी पैनल के साथ हमारे